लेक्चर लेकर जिसका टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है ना, मुझे पता है इसमें तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी, तुम्हें ये नहीं याद होता होगा भैया हॉर्मोन्स को कैसे याद करें, भैया ब्रेन के जो अंदर की चीजें हैं उसको कैसे याद करें, भैया न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को कैसे याद करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आज इनको इतनी आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा ना कि तुम बोलोगे भैया मजा आ गया। और अगर सच में मजा आ जाए ना, तो जब इस लेक्चर को पूरा देख लो ना, तो कमेंट में लिख भी देना हाँ भैया जी बिल्कुल मजा आ गया। बट लेक्चर को शुरू करने से पहले हाँ भाई भाइयों और बहनों, अपना जोश लिख दो यार। तुम्हें पता ही है हमारी प्रथा, पहला लेक्चर तो नहीं देख रहे ना, पता है ना क्या, जोश मीटर। जोश मीटर में अपना जोश लिख दो। 100 में से कितना जोश है तुम्हारे अंदर, जल्दी लिख दो फटाफट से। कितना है भैया जोश, जल्दी बताओ। अभी हमारे पास यहाँ पर लिखने की स्पेस नहीं है, वरना भैया तुम्हें यही लिख कर दिखा देता जोश मीटर। बट तुम अभी कमेंट में लिख दो 100 में से जोश कितना है। और ये जो तुम्हारा जोश है ना, ये क्लास के एंड तक मैं मेंटेन रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट हाँ, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अभी कुछ लड़के लड़कियां क्या करेंगे ना, कमेंट में चैटिंग करने लग जाएंगे लाइव चैट के अंदर कि अरे यार और कैसी हो सुनैना, और कैसे हो स्नेहा, और कैसे हो। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। समय तुम्हारे पास कम है, तुम्हें पता है तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम्हें 95 लेकर आनी है, वो सपना तुमने देखा है, तो यहाँ पर मेहनत लगाकर पढ़ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को देखोगे एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आएगी, जितना मैं कराऊंगा इनफ है। चाहे तुम किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम्हारे पेपर के अंदर ये चैप्टर आ रहा है तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो इनफ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठाकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं और बहुत आसान भाषा में लेकर आया हूं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसके अंदर बीच बीच में हम करते रहेंगे। और एक कीवर्ड बता रहा हूं मैं, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है अलर्ट। जब भी मैं बोलूं ना अलर्ट, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना, क्योंकि उस समय पर मैं कोई ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएगी आएगी। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, अलर्ट। ये आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। हमारा कीवर्ड क्या है, अलर्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ये है क्या, क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इमेजिन करो, इमेजिन करो तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना। भैया ये सब क्यों इमेजिन करा रहे हो, इमेजिन कर लो यार। तुम्हारे मार्क्स कम आ गए और तुम अपने पापा के पास गए, पापा वो मेरे ना 100 में से 33 आए हैं, बस मैं पास हुआ हूँ। और तुम्हारे पापा ने मारा थप्पड़। जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे गाल पे मारा थप्पड़, तो तुम्हें थोड़ा सा पेन फील होता होगा, है ना, थोड़ा बहुत दर्द होता होगा गाल पे। हुआ है ना दर्द, पड़े है ना थप्पड़। नहीं पड़े तो यार चलो आज चले जाना अपने पापा से, बोलना पापा मेरे कम नंबर आए, जो थप्पड़ पड़ेगा दर्द होता है। तो जो दर्द है ना, वो तुम्हें फील क्यों हुआ, कभी सोचा है ये दर्द हुआ क्यों, फील क्यों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, हमें हीट फील होती है, हमें कोल्ड फील होता है, और उसी सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बेसिक चीजों के बारे में भी बात करूंगा, बट आज मेजरली हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, और यही 3 इस पूरे चैप्टर को बनाते हैं। पहला टॉपिक क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, ये कैसे काम करती है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूरॉन, ब्रेन वगैरह सब। उसके अलावा दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं। और तीसरी चीज प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन, ये भी पढ़ेंगे। देखो ये जो तीनों पोर्शन है ना, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, पिछले 3 साल से ना इसी से सवाल आते हैं। मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारे लिए ये प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन, और उसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। इससे सवाल थोड़े बहुत आजकल कम आ रहे हैं, बट हम तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू किससे करें, बताओ भाई, जल्दी बताओ। शुरू करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम से, पढ़ लेते हैं ना कि भैया नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्या चीज है आखिर ये। कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भैया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया है। बहुत ध्यान से सुनते चलना, जितनी चीजें बताऊंगा वो इनफ होंगी, ज्यादा इधर उधर के सवाल मत पूछना, भैया ये भी बता दो, भैया वो भी बता दो। जितना पढ़ाऊंगा पेपर में वही आएगा, है ना। तुम्हारे जैसे 4 साल से बच्चों को 95 96 लेकर आ रहे हैं, तो हमें सिलेबस पता होता है, तो टेंशन मत लो। तुम्हें सोच रहे हो प्रशांत भैया आपने ये मिस कर दिया, अरे यार वो तेरे पेपर में ही नहीं आएगा ना, तभी तो नहीं पढ़ाया होगा। थोड़ा सा है ना भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा भरोसा रखो अपने प्रशांत भैया पे, तुम्हें आज तक कुछ गलत नहीं पढ़ाया, ना कभी गलत पढ़ाऊंगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसकी ना एक शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है आपको। सबसे पहले बताओ बोर्ड एकदम क्लियर है क्या, क्लियर है क्या एकदम, बोर्ड एकदम क्लियर है क्या, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है एकदम क्लियर है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, बच्चों को छोटा दिख रहा है। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना CNS, क्योंकि बहुत बार मैं लेक्चर के अंदर CNS बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग के अंदर स्ट्राइक हो जाना चाहिए, अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, PNS। अब तुम सोच रहे हो भैया ये CNS PNS है क्या, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। टेंशन की घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, टेंशन मत लो। चलो पहले बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब कुछ नहीं है,
एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, क्या? आपका ब्रेन, आपका ब्रेन। अब तुम कहोगे भैया मेरा एक दोस्त है उसमें तो दिमाग की कमी है ना, तो उसका उसका थोड़ा सा अलग सीन है, उसको छोड़ो। बट हाँ, ब्रेन तो सब में होता है, किसी का खाली होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, वो अलग बात है। बट ठीक है, ब्रेन। दूसरी चीज क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है? मेरे साथ बोलेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मेरे साथ बोलते चलना, याद होता जाएगा। मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी के अंदर घुसाएंगे आज। चलो, क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किसके अंदर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? ये नर्व्स का कनेक्शन होता है। बहुत सारी नर्व्स के जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नस क्या होता है? नर्व्स क्या होता है? तुमने वो देखा है, दिल टूटे आशिक जो होते हैं, जो कि लिखते हैं कि अगर सुनैना तुमने मुझसे आज बात नहीं करी तो मैं आज अपनी नस काट लूंगा, बोलते हैं ना वो लोग। पर वो लोग इतने बेवकूफ है ना कि उनको ये नहीं पता कि अगर तुम हाथ यहां से काटोगे ना तो तुम्हारी नस नहीं कटेगी, तुम्हारी वेन कटेगी। वेन याद आया? लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया था, वेन, आर्टरीज। तो ये जो आपको दिखता है ना, ये वेन होती है। जो नर्व्स होती है ना, जो नस होती है, वो आपके अंदर होती हैं, और अंदर होती हैं। तो जो बेवकूफ लोग बोल रहे होते हैं ना कि यार अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो अपनी नस काट लूंगा, उसको बोलो कि भाई सबसे पहले तो भाई वो नस नहीं है, ठीक है? ये नस नहीं है, नस अंदर होती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है ना? तो आप थोड़ी साइंस पढ़ा देना, जो भी आपका दोस्त हो या आपकी दोस्त हो तो उनको साइंस जरूर पढ़ाना। तो देखो, आपको एक डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। आई होप डायग्राम एकदम स्क्रीन पे विजिबल है क्या? जल्दी बताएं, हाँ या ना बोलो यार। बिल्कुल विजिबल है। चलो, तो देखो, सबसे पहले हमने बताया ये हमारा दिमाग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो भैया कुछ लोगों में कम है, बट कोई बात नहीं है तो ना। ये आपका ब्रेन, ये क्या है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है। और ये जो येलो वाली लाइंस है ना, ये क्या है? ये है आपकी नर्व। जितनी भी नर्व्स है ना बॉडी के अंदर, वो क्या है? येलो से मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है? तो जो पिंक वाला है ना, वो तो है हमारा क्या? सीएनएस। और ये जो येलो वाला है ना, वो क्या है? मेरा पीएनएस। क्लियर है? क्लियर है? सीएनएस और पीएस के अंदर डिफरेंस समझ गए क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ गए क्या? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ गए क्या? अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखिए, इसको भी मत देखना, ये बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, छोड़ो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है बेसिकली। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर 3 नर्व्स होती हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेना, उसी में से सवाल आता है, अगर आता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट पीएनएस के अंदर देखो 3 टाइप की नर्व्स होती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 टाइप की हमारी नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, स्पाइनल नर्व्स। आई होप है विजिबल है, आई होप है विजिबल है। भैया बहुत छोटा दिख रहा है, अरे यार क्या कर सकते हैं, अब छोटा दिख रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत साइज इंक्रीज कर दूं, पर फिर दिखेगा नहीं तुम्हें, क्या करें? चलो कोई नहीं, पहले देखो, पहले एक बार रीड कर लेना स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? देखो, डेफिनेशन छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होती है। वो नर्व्स जो कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उससे कनेक्टेड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्पाइनल नर्व्स। अगर कोई पूछेगा क्या होता है स्पाइनल नर्व, समझ आ गया ना? वो वाली नर्व्स जो कि एंड में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, उससे कनेक्टेड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्पाइनल नर्व्स। उसके अलावा एक होती है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स क्या होती है? अगर कोई भी पूछ ले भैया क्रैनियल नर्व्स क्या है, क्या बताओगे? क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। किससे? ब्रेन से। उनको हम क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व्स। और एक और प्रकार की होती है जो कि हमारी विसरसल नर्व्स, वो क्या होती है? अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये वो होती हैं जो कि हमारा ना स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, बट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, अलग अलग ऑर्गन, स्टमक, पेनक्रियाज वगैरह, इन सब में जाके मिलती है। तो समझ गए, नर्वस सिस्टम के अपने 3 पार्ट समझ गए। क्या है हमारी 3 नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल और क्या? विसरल। इन तीनों को याद रखेंगे। ये लास्ट वाली याद आप अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल इन्हीं 2 में से आता है। अब तुम पूछोगे भैया आपको कैसे पता, आप बना रहे हो क्या बोर्ड का पेपर? नहीं, मैं नहीं बनाता, बट मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, उतना एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल नर्व्स में एक चीज याद रखना, ये आपके स्पाइन में कनेक्टेड होती हैं, क्रैनियल ब्रेन में कनेक्टेड होती हैं। आई होप यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बात करी? पहले हमने बात करी सीएनएस, पीएनएस। पीएनएस के अंदर 3 टाइप की नर्व्स। क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो यार फटाफट से, वरना कमेंट में लिख दो, देख लेंगे आपकी समस्या भी, है ना? तो आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस उतना ही से था, पीएनएस के अंदर कुछ नहीं होता, वो बहुत सिंपल चीज है। सीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको सीएनएस समझना है ना, अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझना है ना, तो कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ टर्म्स होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, ऐसी टर्म्स का जिक्र है, बट उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि कुछ टर्म्स बोलते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलस, पढ़िए कहीं? हाँ या ना बोल, पढ़िए? हाँ भैया पढ़ी तो थी पर समझ नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। दूसरी रिसेप्टर, पढ़िए? हाँ भैया ये भी सुना। तीसरी इफेक्टर, पढ़ा है? चौथा रिस्पॉन्स, याद आ रहा है कुछ? धुंधली धुंधली यादें, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ पा रहा? चलो समझा देते हैं यार, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। स्टिमुलाई या फिर
स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस हम इसको बोल रहे होते हैं। ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, कि तुम्हारे मार्क्स आ गए कम और तुम्हारे पापा ने मारा जोर से थप्पड़। अब क्या हुआ ना कि तुम्हारे पापा ने जैसे ही तुम्हें थप्पड़ मारा ना तो तुम्हें एक पेन फील हुआ, है ना, एक तुम्हें पेन फील हुआ। तब सोचो कि वो पेन फील हुआ क्यों, उसकी पूरी हम सिस्टम समझते हैं, साइंटिफिक टर्म में समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो उनकी जो एनर्जी थी वो तुम्हारे गाल के ऊपर आई। अब वो जो एनर्जी थी ना वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है साइंटिफिक टर्म्स में स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई वो चीज है जिससे कि कुछ चीज हो रही है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो एक बोतल ले आते हैं, एक बोतल है, ये लाल कलर की बोतल ले लेते हैं। हाँ, अब ये बोतल है, इमेजिन करो इसमें बहुत गर्म पानी, बहुत गर्म। जैसे ही मैं इसको छूऊंगा ना तो मुझे हीट का महसूस होगा और मैं हाथ को पीछे कर लूंगा। यही करते हैं ना जब गर्म बोतल को टच करते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, अब ये जो इसकी हीट है ना ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए स्टिमुलस, क्योंकि इसी हीट की वजह से मैंने अपने हाथ को पीछे करा। तो हीट क्या है, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्टिमुलस कुछ नहीं होता, द फैक्टर विच ब्रिंग रिस्पॉन्स और चेंज इन एनवायरमेंट। साइंटिफिक टर्म में स्टिमुलस वो चीज होती है जिससे कि कुछ चेंज होता है। ये डेफिनेशन बहुत अटपटी है मैं समझ रहा हूं, बट आप एक एग्जांपल से समझो ना। तुम्हारे पापा ने जो थप्पड़ मारा, उनका जो हाथ तुम पे पड़ा वो तुम्हारे लिए क्या था, स्टिमुलस। ये जो पानी जितना गर्म था इससे, जिससे कि तुमने टच करके हाथ पीछे करा, वो जो पानी की हीट थी वो तुम्हारे लिए क्या थी, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है यार, वो चीज जिससे कोई चेंज आए एनवायरमेंट के अंदर। अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस हो सकता है टच में, विजन में, टेस्ट में, स्मेल में, हियरिंग में, किसी के अंदर भी हो सकता है। जैसे बहुत बार होता है ना, गाना बहुत तेज चला दिया, वो शादियों के अंदर डीजे वीजे चलते हैं ना, उसके अंदर बहुत नाच रहे होते हैं लोग, तो डीजे की कभी कभार वॉल्यूम बहुत तेज हो जाती है, तो आपको अचानक से ऐसे कान में दिक्कत होने लगती है और आप कान बंद कर लेते हो, ऐसा करते हो ना। तो वो जो वॉइस थी ना, वो जो नॉइस था, वो आपके लिए क्या था, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है, जो एक ऐसी चीज जिससे कि कोई चेंज आ रहा हो, बस। एकदम क्लियर। आई होप ये पहला एकदम क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है थोड़ा अटपटा लग रहा है समझने में, बट आसान होगा। बस आपने स्टिमुलस समझा कि आपके पापा ने जो थप्पड़ मारा वो आपके लिए क्या था, स्टिमुलस। अब एक चीज बताओ, जब आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा तो उसका दर्द आपको महसूस क्यों हुआ, सोचो यार, दर्द क्यों महसूस हुआ मुझे, क्योंकि आपका जो गाल है ना, आपके जो चीक्स हैं, उसके अंदर मसल्स हैं, और मसल्स के अंदर क्या है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आ जाओ रिसेप्टर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर इज अ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। जब आपके थप्पड़ पड़ा तो आपको दर्द हुआ, क्यों, क्योंकि आपके अंदर मसल्स के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर। और जैसे ही उस रिसेप्टर को पता चला कि अच्छा फोर्स लगी है, तो रिसेप्टर ने आपको क्या संकेत दिया कि क्या हुआ है, दर्द हुआ है, पेन हुआ है। समझ पाए, पहले हमने क्या पढ़ा, स्टिमुलाई, दूसरा हमारा क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, आसान भाषा के अंदर आपको रिसेप्टर की एक डेफिनेशन बता देता हूं। रिसेप्टर क्या होते हैं, एक ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जिससे कि कोई चेंज आपको दिखे, कि आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको महसूस हो। रिसेप्टर मतलब किसी चीज को रिसीव करना, ठीक है। अब रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका भी सवाल आया हुआ है कि रिसेप्टर के कुछ क्लासिफिकेशंस दिखाओ। तो आ जाओ, टाइप ऑफ रिसेप्टर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पहला है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। पहला है हमारा फोनो रिसेप्टर। ये इसको नोट करो, अलर्ट मोड पे आ जाओ भैया, अलर्ट 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 अलर्ट, सिग्नल याद है, हाँ सिग्नल याद है, आ जाओ, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, नोट करना स्टार्ट करो। फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या होता है, फोनो रिसेप्टर क्या होता है, कान वाले रिसेप्टर्स जो कि साउंड को रिसीव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, फोनो रिसेप्टर। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा फोटो रिसेप्टर। दूसरा है हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ऑब्वियसली बात है, फोटो, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड होगा, मतलब आईज से रिलेटेड होगा। हाँ, तो जो देखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फोटो रिसेप्टर। ये सारी चीजें नोट करते जाना। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पे क्वेश्चन आया था कि डिफाइन द रोल ऑफ रिसेप्टर एंड इट्स टाइप, ऐसे एक सवाल आ चुका है। तो टाइप्स में आपको बता रहा हूं, दो बता दिए। तीसरा देखते हैं, तो अगला है हमारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स ये क्या होता है, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको स्मेल के बारे में बताते हैं। जैसे आपने बोलते हो ना कि यार ये जो परफ्यूम है ये बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है ना, ये खाने की बड़ी आपको खुशबू आती है कि यार भैया वो बर्गर वाला ना बड़ी दूर से उसकी खुशबू आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। अगर आपके पास ये ना हो तो क्या आपको कोई खुशबू या बदबू, आपको कुछ फील ही ना हो, ठीक है। अगले के ऊपर बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा प्यारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, ये आपके टेस्ट को डिसाइड करता है। आप बोलते हो ना कि यार ये वाला खाना बहुत टेस्टी है, ये वाला खाना बहुत बेकार है, कैसे, इस रिसेप्टर की वजह से। अब आज आपको क्या करना है, जैसे आप इमेजिन करो आप घर जाओ और
आपके घर पे आज रात को दाल बनी हो, अब आपको दाल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप सीधा तो नहीं बोल पाओगे अपनी मम्मी से कि मम्मी ये दाल जो है ना बेकार है, वरना तो चप्पल झाड़ू पड़ सकती है ना, वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम साइंटिफिक टर्म में बोल सकते हो कि मम्मी वो जो मेरे ये गस्टैक्टरी जो हमारे जो रिसेप्टर्स है ना उसके ऊपर जो टेस्ट है ना वो दाल का उतना अच्छा नहीं आ पा रहा। तो तुम्हारी मम्मी कंफ्यूज हो जाएंगी, ये क्या बोल रहा है गस्टैक्टरी रिसेप्टर्स, ये क्या बात कर रहा है, पर तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना। तो ऐसा कर सकते हो ताकि तुम्हारी मम्मी को भी पता ना चले और तुम भी बोल दो, ठीक है। तो चलो आई होप कि एकदम क्लियर हो गया गस्टैटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके टंग वाले, वैसा ऐसा करना मत, वरना तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता भाई। अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया कि तुम कह रहे हो कि दाल अच्छी नहीं है, उसके बाद तो तुम्हें कौन बचा सकता है। चलो बात करते हैं स्किन की। अब देखो एक रिसेप्टर होता है स्किन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं क्या, थर्मो रिसेप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी सामान अगर गर्म होता है उसको आप टच करते हो तो आपको पता चल जाता है ना गर्म है, कैसे, थर्मो रिसेप्टर की वजह से। तो 5 टाइप के रिसेप्टर हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सारी चीज समझ आ गई। पहले क्या पढ़ा हमने, स्टिमुलाई, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जो भी रिसेप्टर, 5 रिसेप्टर के टाइप। अब अगली बात करते हैं, आ जाओ आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताओ रे, अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो एकदम क्लियर है। अब अगली डेफिनेशन है हमारी इफेक्टर की, किसकी, इफेक्टर की, ये इफेक्टर की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टर क्या होता है। पहला स्टिमुलस, दूसरा क्या है रिसेप्टर, अब तीसरा इफेक्टर। अब देखो हो क्या रहा है ना, जब भी आपने कुछ गर्म चीज छुई तो क्या हुआ, पहले आपको स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कहां गया, रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने सिग्नल्स भेजे आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन को भेजे, और ब्रेन ने सिग्नल्स वापस भेजे कहां पर, इफेक्टर पे, इफेक्टर पे। तो इफेक्टर क्या है, इफेक्टर क्या ऐसी चीज है जिसमें कि ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, उसी एग्जांपल को ले लो कि आपके थप्पड़ पड़ा है ना, आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा। अब जैसे आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा ना, तो आपकी जो गर्दन होती है ना वो ऐसे हो जाती है, होती है ना, जब आपके थप्पड़ पड़ता है तो ऐसे हो जाती है ना। अब तुम मुझे पूछोगे कि आपको कैसे पता प्रशांत भैया, तो बचपन में तो मैंने भी खाए थे। तो जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ, ध्यान से समझना। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने रिसीव करा, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने बोला कि यार ये तो अलर्ट सिचुएशन है, और ब्रेन ने वापस सिग्नल भेजा कहां पर, इफेक्टर पे। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर है आपके ये नेक वाले मसल्स, मेरे केस के अंदर जहां पर थप्पड़ पड़ रहा है वहां पर इफेक्टर क्या है, नेक वाले मसल्स। और ब्रेन ने सिग्नल दिया इफेक्टर्स को कि भाई टेढ़े हो जाओ, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो फेस है वो अचानक से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। तो इफेक्टर क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं इफेक्टर की। इफेक्टर क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच कैन रिस्पोंड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे मैंने गर्म पानी को छुआ, गर्म पानी को जैसे ही छुआ तो मैंने हाथ पीछे कर लिया, ये जो मैंने हाथ पीछे करा ये मैंने क्यों करा, ये सिग्नल आया मेरे नर्वस सिस्टम से, मेरे मसल्स के अंदर कि भाई हाथ को पीछे कर लो, मैंने हाथ को पीछे कर लिया, ठीक है, समझ गए। स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर। अब एक चौथी चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। वो कुछ भी नहीं होती, यहाँ पर ऐड कर लेना, यहाँ पर ऐड कर लेना, यहाँ पर ऐड कर लेना, रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करा। जैसे जब मेरे थप्पड़ लगा तो मैंने क्या करा, अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया, तो ये जो पूरा प्रोसीजर था इसको मैं क्या बोलूंगा, रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स क्या है कि अगर मैंने गर्म पानी को टच किया तो मैंने हाथ ऐसे बैक कर लिया, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि 4 मेजर चीजें जो मुझे आपको समझानी थी वो क्या था। पहला हमारा स्टिमुलाई, या जब थप्पड़ पड़ा तो जो पापा का जो हाथ था वो मेरे लिए स्टिमुलाई था। उसके बाद जैसे ही मेरे रिसेप्टर्स ने उन चीजों को रिसीव करा, मेरे नर्वस सिस्टम में भेजा, नर्वस सिस्टम ने सिग्नल भेजा कि अरे सुन, अरे भाई सुन, तेरे तो चोट लगने वाली है, अपनी गर्दन को टेढ़ी कर ले। तो फिर उसने सिग्नल भेजा कहां पर, इफेक्टर के ऊपर। इफेक्टर क्या है, मेरे गर्दन के मसल्स, और फिर मैंने गर्दन टेढ़ी कर ली, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मैं क्या बोलूंगा, रिस्पॉन्स। ये 4 चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे जो पूरा प्रोसेस है ना इन्हीं 4 चीजों पे घूमने वाला है, ये पूरा चैप्टर इन 4 चीजों पे है। अगर आपको ये 4 क्लियर हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक एकदम आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे न्यूरॉन्स होते क्या है। अब हम जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे ना कि भैया ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा वो है, तो जो नर्वस सिस्टम है ना बना किससे है, न्यूरॉन्स से बना है। न्यूरॉन्स क्या है, सेल, सेल। तो न्यूरॉन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूरॉन सबसे पहले क्या है, न्यूरॉन है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बार बार एक एमसीक्यू सवाल पूछ लिया जाता है, मतलब बहुत बेसिक सा सवाल होता है, तो सबको आता है क्या न्यूरॉन को ही बोलते हैं, न्यूरॉन को ही बोलते हैं। अच्छा ये जो लोग अभी तक लिख रहे हैं ना ये कि भैया ये चैप्टर छोड़ो रिप्रोडक्शन पढ़ा दो, तुम्हें एक ही चैप्टर आता है ना, बस तुम्हें एक ही पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ना है। कुछ लोग तो ऐसे ना जिनको बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, उनको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, उनके लिए बायोलॉजी कुछ नहीं है, उनके लिए रिप्रोडक्शन। जैसे कि हर एक बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा बायोलॉजी को कैसे पढ़ता है, देखो बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन, अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो कैसे पढ़ेगा, देखो इसको पढ़ के दिखाओ, BIOLOGY, क्या ये, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, बायोलॉजी है ना। बट ये जो लड़के हैं ना इनके लिए क्या है, इनके लिए है ये ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन, उनको बस ये पढ़ना है। उनको ऐसा लगता है ना जाने उस चैप्टर में ऐसा क्या है कि हमें तो बहुत ही मजा आ जाएगा, अगला चैप्टर वही पढ़ाऊंगा बेटा, सबर कर ले, है ना, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब पढ़ाई की बात है, जब मजाक के मूड में होंगे तो मजाक करेंगे, जब काम की बात करेंगे, जब पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। चलो अब बात कर रहे थे हम किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या बात करी, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बहुत सिंपल चीज है। अब न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर देखते हैं और ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। तो अलर्ट मोड पे आ जाओ, अलर्ट मोड पे आ जाओ, क्योंकि एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, वो है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ना यार, इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बार बार ये पूछा जाता है, बार बार। अब समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर है क्या, उसके बाद न्यूरॉन की फंक्शनिंग समझ लेंगे कि न्यूरॉन काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलर्ट में रहना। चलो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा पूरा न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या है, न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है। न्यूरॉन होता क्या है, एक सेल होता है ना, तो सेल के पास न्यूक्लियस तो हो गई, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। अब देखो ये जो इसकी एंडिंग्स है ना, ये वाली जो है, इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये पेपर में आएगा, इसको बनाना याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, बहुत सिंपल डायग्राम है। उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। और इसको एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, सोमा। क्या बोलते हैं, सोमा। तो अगर एग्जाम में लिखा आ जाए ना सोमा, तो डर मत जाना, कुछ नहीं होता। वो जो हमारा न्यूरॉन है उसकी बॉडी को ही हम सोमा बोलते हैं। क्लियर है, सोमा क्या होता है, जो अपनी न्यूरॉन की बॉडी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोमा। अब ये हो जाती है उसकी टेल। ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी उसकी पूरी टेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या हो जाता है, एक्सोन। और एक्सोन की एंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, और जो नर्व एंडिंग्स पे जो तुम्हें गोले गोले से दिख रहे हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, किसको पता है, क्या इसको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड्स। क्या बोलते हैं भैया, साइनेप्टिक नोड्स। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉट 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 से आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड्स। अभी सब कुछ समझाऊंगा। और ये जो बॉडी है ना, एक्सोन, एक्सोन के ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। जिस जिस न्यूरॉन के ऊपर आपको माइलिन की शीट मिलेगी ना, उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसको भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, माइलिनेटेड। आई होप कि थोड़ा टेक्स्ट मोटा है तो शायद आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, बाकी माइलिनेटेड की स्पेलिंग यहां से देख लेना। माइलिनेटेड न्यूरॉन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हमने समझ लिया कि न्यूरॉन के मेन स्ट्रक्चर क्या है। ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, बॉडी। बॉडी को क्या बोलते हैं, सोमा। ये क्या है, एक्सोन। एक्सोन के ऊपर क्या है, माइलिन शीट, डेंड्राइट्स। ये क्या है, बॉडी। बॉडी को क्या बोलते हैं, सोमा। ये क्या है, एक्सोन। एक्सोन के ऊपर क्या है, माइलिन शीट। माइलिन शीट के आगे क्या है, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के जो कॉर्नर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड्स। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत तो जल्दी बता दे, बता दे। कोई प्रॉब्लम, एकदम स्ट्रक्चर समझ आ गया, स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब समझते हैं कि काम कैसे करता है, ये पूरा का पूरा जो हमारा जो न्यूरॉन है ना, ये वर्क कैसे करता है, तो समझते हैं। चलो इसी से ही आपको समझा देता हूँ, डेफिनेशंस आपको बाद में दिखाऊंगा। देखो इमेजिन करो, एक स्टिमुलस आया, एक स्टिमुलस आया, जैसे कि आपने गर्म पानी को टच करा, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं ना, वो थप्पड़ वाला एग्जांपल बहुत हो गया। अब थोड़ा सा आसान एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, मैंने गर्म पानी को टच करा, और वो जो हीट है ना, वो हीट आई, और उन हीट ने क्या करा, रिसेप्टर्स ने उन हीट को रिसीव करा। उसके बाद जो सिग्नल था, वो सिग्नल कहां गया, वो सिग्नल कहां गया, वो सिग्नल गया न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के जो पॉइंटर्स होते हैं ना, ये ब्रांचेस, डेंड्राइट्स, ये क्या करते हैं ना, ये रिसीव करेंगे। ये यहां से क्या करेंगे, ये कर लेंगे रिसीव, ये कर लेंगे रिसीव। ठीक है, इस सिग्नल्स को कर लेंगे रिसीव, जो भी केमिकल सिग्नल्स है उनको रिसीव कर लेंगे। अच्छा गर्म पानी है, ठीक है, रिसीव कर लिया। अब क्या होगा ना, इसके अंदर जैसे ही सिग्नल्स आएंगे ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, न्यूरॉन के अंदर जैसे सिग्नल आएंगे तो वो जो केमिकल सिग्नल्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिग्नल पहले किस में थे, केमिकल के अंदर। अब जैसे ही वो न्यूरॉन के अंदर आए, बॉडी के अंदर आए, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है यहां से यहां पर, एक्सोन पे, एक्सोन पे, एक्सोन पे, सीधा सीधा जाता है नर्व एंडिंग तक। और नर्व एंडिंग से ये जो साइनेप्टिक नोड्स होती हैं, यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ना, वो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, केमिकल सिग्नल के अंदर। और केमिकल सिग्नल से वो ट्रांसफर कर देता है अपने सिग्नल्स को अगले किसके ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर। अगला न्यूरॉन मान लेते हैं, यहाँ पर एक और न्यूरॉन है N2, N2, यहाँ पर एक और न्यूरॉन खड़ा है जो कि हमारा N2। क्योंकि यार देखो न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा तो है नहीं एक ही न्यूरॉन से पूरा का पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है, नहीं, बहुत अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे न्यूरॉन के कनेक्शन से तो नर्वस सिस्टम बनता है, यही होता है ना। तो अलग अलग न्यूरॉन का कनेक्शन होता है। तो क्या हुआ, सिग्नल आया, केमिकल सिग्नल आया, हमारे डेंड्राइट पे था, डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव करा, उसके बाद उसने कन्वर्ट करा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बॉडी से होता हुआ गया कहां पर, साइनेप्टिक नोड्स के ऊपर। और साइनेप्टिक नोड्स से क्या हुआ कि वो जो सिग्नल था ना इलेक्ट्रिकल, वो फिर से केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और फिर उसके बाद वो कहां चला गया, वापस से दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला गया। और फिर वही प्रोसेस आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, ये जो दो न्यूरॉन है ना, ये जो दो न्यूरॉन है, इनके बीच में खाली स्पेस होती है, एक खाली स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। खाली स्पेस होती है, ऐसा तो है नहीं ना कि न्यूरॉन बिल्कुल ही ऐसे चिपके रहेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत तो दूर होते हैं। तो इनके बीच में जो खाली डिफरेंस होता है, जो खाली स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। अब ये सारी डेफिनेशन दिखा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा ना तो आप आराम से लिख पाओगे, टेंशन मत लो। अभी आप बस थ्योरी समझो कि मैं समझा क्या रहा हूं। पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, दोनों के बीच में है एक गैप। गैप क्या है, इस गैप को हम बोल रहे हैं साइनेप्स। क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स। आई होप थ्योरी आपको पूरी समझ आ गई होगी। अब थोड़ी बहुत डेफिनेशंस के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि हमारा डेंड्राइट क्या होता है। आ जाओ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या डेंड्राइट क्या होता है और डेंड्राइट का काम क्या होता है। देखो ये क्या है, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इंपल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, डेंड्राइट क्या करता है,
सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। उसके बाद क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या कर रही है, सेल बॉडी जो भी हमारी केमिकल जो इंपल्स आई थी, जो सिग्नल आया था, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रही है। अगला क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, मतलब जो लॉन्गेस्ट फाइबर बहुत लंबा सा मैंने आपको दिखाया था, वो क्या है हमारा एक्सॉन, ये जो लंबा सा आप देख रहे हो एक्सॉन है। अब ये क्या करेगा ना, ये ट्रांसमिट कर देगा इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट नोड, मतलब ये पूरा से ट्रांसफर कर देगा अगले में। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या है, बेसिकली न्यूरॉन काम कैसे करता है, जो मैंने आपको बताया ना वही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो मैं समझा चुका हूं। देखो बहुत आसान है यार, इतना आपको डिटेल में समझा दिया, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर समझा देंगे, क्या टेंशन है। देखो पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन मैंने अभी समझाई इंपॉर्टेंट है। द इन्फॉर्मेशन और अ सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइट ने सिग्नल को एक्वायर करा, किसके अंदर, केमिकल के अंदर, जो आपका जो केमिकल थे सिग्नल उसके अंदर एक्वायर करा, कन्वर्ट करा उसको किसमें, इलेक्ट्रिकल के अंदर। आगे देखते हैं, द इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एंड ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन का एंड कौन सा है, एक्सॉन का एंड क्या है अपना, एक्सॉन के जो नर्व एंडिंग है वहां तक ट्रैवल करता है। उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये देख लो जो मैं आपको बता रहा था, साइनेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यहाँ पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि साइनेप्स पे बार बार सवाल पूछा गया, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। साइनेप्स क्या होता है, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बस फिर यही है, फिर बस यही है, पूरा प्रोसेस हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। और इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, भैया न्यूरॉन समझ नहीं आ रहा, न्यूरॉन की फंक्शनिंग समझ नहीं आ रही। अब कोई तुमसे पूछे, अगर 5 नंबर का सवाल आया, 3 नंबर का सवाल आया, एक्सप्लेन न्यूरॉन, क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को लेवल करोगे और 3-4 स्टेप लिख दोगे कि अच्छा पहले सिग्नल आया केमिकल में आया, फिर वो इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो टिप पे गए, जो अपनी नर्व एंडिंग है वहां पर गए, नर्व एंडिंग में जाकर वापस केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो गैप है दो न्यूरॉन्स का उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स। बस इतना सही तो है, इतना सिंपल है। फिर भी कहते हैं भैया बहुत मुश्किल है, समझा दिया ना, क्लियर है क्या, हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल जल्दी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर है। और ये पूरा मैंने टेबल में भी आपको बता दिया है, एक पूरी टेबल है, इसको पढ़ लेना एक बार, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको समझाया ना वही है पूरी टेबल के अंदर, ठीक है। ये वही एक टेबल है कि हमारी इंफॉर्मेशन आती है, क्या पूरा प्रोसेस है उसको मैंने और आसान में लिख दिया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल आने की चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये टेबल भी एक बार पढ़ लेना, वैसे मैंने आपको समझाया वही है इस टेबल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, नर्व इंपल्स। अब देखो नर्व इंपल्स वैसे कोई एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट नर्व इंपल्स ना, ये जो शब्द है नर्व इंपल्स, ये बहुत बार सवालों के अंदर देखने को मिलता है। नर्व इंपल्स होता क्या है, तो बच्चा कहता है प्रशांत भैया नर्व इंपल्स तो आपने पढ़ाया नहीं, और आप कह रहे थे आप जो पढ़ाएगा पेपर के अंदर आया, मेरे पेपर के अंदर तो नर्व इंपल्स आया। अरे मूर्ख सुन मेरी बात, नर्व इंपल्स कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डेफिनेशन पढ़। नर्व इंपल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरिड अलोंग द नर्व्स और न्यूरॉन्स। वो जो सिग्नल थे ना, जो पहले केमिकल के अंदर थे, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल के अंदर, फिर वो वापस केमिकल के अंदर, फिर वो इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो जो सिग्नल की जो वेव है ना, उस वेव को हम क्या कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं नर्व इंपल्स। बस और कुछ नहीं है नर्व इंपल्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नर्व इंपल्स था वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल किसके अंदर जा रहे हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो कैरी हो रहे हैं, बस इतना से याद रखना है। नर्व इंपल्स समझ गया क्या होता है, क्या ये चीज क्लियर है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आया है, तो अलर्ट 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 मोड पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं, सेंसरी, मोटर, और कौन सा है हमारा, और है हमारा इंटर न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। तीनों के डेफिनेशन को बहुत डीपली पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, बट उससे पहले 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो तुम भी पानी वानी पी लो, है ना, पानी पिए काफी टाइम हो गया। चलो हाँ भाई बताएं, हाँ भाई बताएं क्या चल रहा है, तीनों क्लियर है, बता दूं, समझा दूं, या आते हैं, आते भी होंगे तो मेरा तो काम है समझाना, मैं तो समझाऊंगा। चलो आ जाओ, सेंसरी न्यूरॉन समझते हैं। देखो यार मैं ना, मेरा ना एक चीज मानना है, मेरी बात समझना, मेरी एक चीज बहुत प्यार तरीके से मानना है कि हमें ना डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़ गए ना तो डेफिनेशन तो याद हो जाती है, वो तो एक रात का काम है। कॉन्सेप्ट पकड़ने पे ट्राई करो, सेंसरी न्यूरॉन को कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। सेंसरी न्यूरॉन होता क्या है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आ जाओ इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखना। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट ही समझा दिया कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया हमारे पास क्या, स्टिमुलस। क्या आया, स्टिमुलस, यहां से आया, जैसे कि तुम्हारे पापा ने थप्पड़ मारा था तो आया स्टिमुलस। स्टिमुलस कहां पर गया, रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। रिसेप्टर ने रिसीव करी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन कहां पर भेजी, कहां पर भेजी, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पर ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, ये किसकी मदद से भेजी, हमने इस इन्फॉर्मेशन को भेजा है न्यूरॉन्स की मदद से। किसकी मदद से, न्यूरॉन की मदद से, है ना, है ना, न्यूरॉन की मदद से भेजा है। तो वो न्यूरॉन जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को यहां से, जो आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है, जो स्टिमुलस को लेकर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस न्यूरॉन को हम बोलेंगे क्या, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस आया और उसको ब्रेन तक लेके गया, ब्रेन से कह रहा है अरे भैया जी सुनो मेरी बात, कुछ गड़बड़ हुई है सिस्टम के अंदर। भैया जी कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुई है, मेरे को सिग्नल भेजो, तो न्यूरॉन लेकर आया। इस न्यूरॉन को हमने क्या नाम दिया, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन सीएनएस के पास, सीएनएस ने कहा ठीक है यार हम करते हैं कुछ प्रबंध, तुम टेंशन मत लो। तो सीएनएस ने अब वापस से रिस्पॉन्स भेजा, सीएनएस ने बोला अच्छा गर्म है, कुछ गर्म टच कर लिया, ठीक है हाथ को पीछे कर लो। तो सीएनएस ने इन्फॉर्मेशन भेजी, किसकी मदद से, बताओ किसकी मदद से भेजता है, और कहां पर भेजता है, इफेक्टर पे भेजता है। किस पे भेजता है, इफेक्टर के ऊपर, बताता हूं किसकी मदद से भेजेगा, न्यूरॉन की मदद से भेजेगा। अब ये जो न्यूरॉन है ना,
जो कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस से इफेक्टर की तरफ लेकर आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। वो वाली मोटर नहीं जो कि तुम्हारे घर में पानी की सप्लाई को ऊपर पहुंचाती है, ना ना ना, वो वाली मोटर नहीं, ये दूसरी मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। और ये जो बीच के है ना, बीच वाले जो कि कनेक्शन बनाते हैं किन दोनों के बीच, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन बनाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। समझे? समझे कि नहीं? बताओ, समझे कि नहीं? एकदम क्लियर? क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन, स्टिमुलस आया, सेंसरी न्यूरॉन वाले ने बोला कि यार भैया जी समस्या हो गई है, तो भैया जी ने बोला, भैया जी कौन है? सीएनएस। भैया जी ने बोला कि यार क्या प्रॉब्लम हुई है, सिग्नल भेजो। तो कौन लेकर आया? सेंसरी न्यूरॉन लेकर आया। फिर भैया जी ने बोला कि ठीक है हम करते हैं प्रबंध, और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने सिग्नल को वापस भेजा इफेक्टर की तरफ, किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन से। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाता है? रिले न्यूरॉन। अरे यार इतना सिंपल प्रोसेस, और बच्चों को क्या है ना, बच्चों को करनी है डेफिनेशन याद। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो। अब याद कर लो, अब याद कर लो। पहले क्या है? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझा दिया। उसके अलावा क्या है? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और द ग्लैंड, मतलब मसल और ग्लैंड मतलब वही इफेक्टर्स जो मैंने आपको बताया। और ये क्या है? इंटर न्यूरॉन। ये तो कनेक्शन होता है। तीनों क्लियर एक बार के अंदर। अब क्या डेफिनेशन रटोगे? नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ऐसे पढ़ो ना यार, पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई आसान हो जाएगी अगर आप ढंग से पढ़ोगे, चीजों को समझ के पढ़ोगे। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो कि एनसीईआरटी के अंदर ऐसा गिवन नहीं है, बट कभी कभार इसका सवाल आ जाता है, जो कि है क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक बार सवाल आया था, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कुछ नहीं है, ये एक कनेक्शन है। किसके बीच में? देख लेते हैं किसके बीच में कनेक्शन है। ये एक कनेक्शन है किसके बीच में? टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। मोटर न्यूरॉन मैंने आपको बताया ना, मोटर न्यूरॉन क्या है? जो कि सीएनएस से इफेक्टर पे लेके आ रहे हैं सिग्नल को। तो वो जो कनेक्शन है ना मोटर नर्व और किसके बीच में? मसल के बीच में। मसल के बीच में वो जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बस ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, इसको इसलिए लेकर आया ताकि ये कॉन्सेप्ट भी मिस ना हो जाए। अगर कोई पूछ लेता है एग्जाम के अंदर गलती से कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा है अपने प्रशांत भैया से, है ना। अब एक सवाल मेरा तुमसे कि जोश कितना है यार? अपना जोश बताओ फटाफट से यार, मुझे थोड़ा जोश वोश हाई रखा करो। जोश बताओ, जोश बताओ भाई कमेंट के अंदर, जोश कैसा है? जोश कैसा है भाई बताओ? जोश मीटर बता दो भैया, जोश कितना है आपका? 100 में से कितना है यार? जल्दी लिख फटाफट। है या खत्म? टाटा बाय बाय गुड बाय भैया, कल देखूंगा लेक्चर, आज बस की नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या है वो चीज? मेहनत। तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, तुम्हारे पास है मेहनत। और अगर तुम एक शायद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास तो फिर एक ही चीज है, मेहनत और जुनून। बस लगा दो उसको, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। और ये पढ़ाई तुम्हें कहां ऐसे लेवल पे पहुंचा देगी जो कि तुम अपनी पूरी जनरेशन को बदल सकते हो। रियलिटी बता रहा हूं। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है पढ़ाई, और वो तुम्हें जी जान से करनी है, मेहनत से करनी है, इस बात को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक है कुछ एक्शंस। 3 टाइप के एक्शन है, वैसे इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, बट इनको मैं अभी इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इनका थोड़ा बहुत आगे काम पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? वॉलंटरी एक्शंस। अब क्या मुझे ये समझाने की जरूरत है कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? वॉलंटरी एक्शन अरे वो वाले एक्शन जो कि तुम खुद से करते हो, जैसे मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं, मैं तुम्हें लेक्चर पढ़ा रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, ये सारे एक्शंस क्या है? वॉलंटरी। वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, जो मैं खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ कि यार मैं सोना है, मुझे तो अपना बस नींद आ रही है, मुझे उठ के नहीं जाना, मुझे इधर से उधर नहीं चलना, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि हार्ट बीट, कर लेगा कंट्रोल? बता, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अपने हार्ट बीट को फास्ट या स्लो कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये क्या है? इनवॉलंटरी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को अभी तुम छोड़ो, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्स एक्शन बस आप इतना समझ लो कि जब आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, जैसे आपने गर्म चीज को किसी चीज को टच करा, जैसे उस बोतल को टच करा, तो हाथ अचानक से पीछे होता है। तो उस समय पर आप सोच भी नहीं पाए थे कि आपका दिमाग चल पाया था कि गर्म है, हाथ पीछे कर लेता हूं? नहीं, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि बिना सोचे किसी चीज को करना। उधर यूज होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का। अभी आप डिटेल में मत जाओ, रिफ्लेक्स एक्शन पूरा समझाऊंगा, इस पे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है बाद में। बट अभी आप दो समझ लो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। आगे क्लियर एकदम? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बता दो यार, कोई प्रॉब्लम है? अपनी वो स्कूल वाली प्रॉब्लम मत लाना कि प्रशांत भाई वो क्रश बात नहीं करती मेरे से, कोई इलाज बता दो, है ना। इलाज, अरे हाँ इलाज से याद है, ब्रेन, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, सारी क्रश बात करने लगेंगे, ठीक है। तो अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं ब्रेन को ऊपर ऊपर से, फिर समझेंगे ब्रेन को अंदर से। तो चलो यार ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन है क्या। तो ब्रेन है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। आपको पता है ब्रेन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शायद आपके लिए आपकी स्कूल की क्रश। उसके अलावा क्या है? लोकेटेड इनसाइड द स्कल। अच्छा मैं ऐसे जोक मार देता हूं ना, कोई बुरा मत लगा लिया करना कि प्रशांत भैया यार आप ना बहुत दर्दनाक जोक मारते हो, ठीक है। लोकेटेड इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर होता है। आपको पता है ये खोपड़ी जो है, आपको टच करके देखो, टाइट टाइट फील हो रहा होगा, वो क्या है? स्कल। अब देखते हैं, प्रोटेक्टेड बाय द बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पे यहां पर स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्रैनियम एक ऐसा बक्सा है, एक बॉक्स है, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत सिक्योर्ड है। एक सिक्योर्ड कवरिंग उसको देता है, क्या? क्रैनियम। उसके अलावा क्या? ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या? मेनिंग्स। क्या बोलते हैं? मेनिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो कि जो आपका ब्रेन है ना, उसके ऊपर 3 कवरिंग होती है, 3 कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंग्स। और जो तीनों कवरिंग होती है ना, इसके अंदर इनके बीच में फ्लूइड होता है। फ्लूइड, फ्लूइड क्यों होता है? ताकि अगर आप कहीं गिरो, आपका सिर लगे, तो आपके ब्रेन को कोई हार्म ना हो। जो भी शॉक है ना, वो शॉक वो जो फ्लूइड होता है ना, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए।
आपके जो ब्रेन के जो 3 लेयर है उनके बीच में फ्लूइड भरा जाता है, और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, आ जाओ कहां गया, यहाँ पर नोट नहीं कर रखा है, ये रहा, क्या है, सेरिबेरा स्पाइनल फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं CSF, सेरिबेरा स्पाइनल फ्लूइड। 3 पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो हमारी एक कवरिंग हो गई, उसके अलावा 3 लेयर होती हैं और उन 3 लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है, CSF। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है ब्रेन के बारे में, ऊपर से। अगर हम ब्रेन की 3 चीजें भूलेंगे तो शायद इन तीनों का सवाल आ सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको नोट करते रहना, एकदम क्लियर। और ये जो फ्लूइड होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है, एकदम क्लियर, क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 3 रीजन्स ऑफ द ब्रेन। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इमेजिन करो ये मेरे हाथ में ब्रेन था, अब इस ब्रेन को मैंने बीच से काट दिया, ये लो भाई बीच से काट दिया, अब ये ब्रेन मेरे हाथ में था, मैंने इसको बीच से काट दिया, अब उस ब्रेन को मैंने टेढ़ा कर दिया, अब उस ब्रेन के अंदर को हम देखेंगे उस ब्रेन में अंदर है क्या क्या, क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम ब्रेन का नहीं है, एनसीईआरटी खोल लें, उसमें वो जो ब्रेन का डायग्राम बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। बेसिकली ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन ये पूरा, मिड ब्रेन एक छोटा सा यहाँ, और हाइंड ब्रेन ये नीचे का। इसको थोड़ा सा आउटलाइन अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ आपको अगर हो पाता है तो। ये आपका जो पूरा है ये आपका है फोर ब्रेन, ये आपका छोटा सा है मिड ब्रेन, और ये जो आपका पूरा है ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है हाइंड ब्रेन, ठीक है, ठीक है। ये जो मिड ब्रेन होता है ना, ये ज्यादा कोई काम का मतलब काम का तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, दिमाग के अंदर है, बट आपके एनसीईआरटी के अंदर इसका ज्यादा वर्णन नहीं है, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। आप बस इतना समझो, जो मिड ब्रेन होता है वो कनेक्शन बनाता है आपके किसमें, फोर ब्रेन और आपके हाइंड ब्रेन के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन को बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि फोर ब्रेन ही सारा काम कर रहा है, फोर ब्रेन से ही आप सारी चीजें कर पाते हो। अभी समझ भी लेते हैं कैसे, तो आ जाओ देखते हैं। फोर ब्रेन के सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फोर ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है देखिएगा। पहला है सेरिबेरम, क्या है भैया, सेरिबेरम, नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेरिबेरम ये लार्जेस्ट पार्ट होता है भैया। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये हमारा हाइपोथैलेमस और ये हमारा थैलेमस। 3 पार्ट फोर ब्रेन के, ठीक है। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन को हमने खोला, 3 पार्ट निकले अपना। फोर ब्रेन मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, जो सबसे 90% ब्रेन होता है वो क्या होता है, फोर ब्रेन। छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन, नीचे है हाइंड ब्रेन। पहले हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने खोला तो उसके अंदर निकले 3 पार्ट, सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये जो सेरिबेरम है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिबेरम। अब पहले पढ़ लेते हैं सेरिबेरम। अब देखो सेरिबेरम को भी हमने डिवाइड करा है कुछ लोब्स के अंदर। अब देखो आप बोलोगे भैया ये कैसे याद करेंगे, याद करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है भैया। अगर कोई ऑप्शन होता, कोई तरीका होता तो आपके लिए मैं कोई शॉर्टकट बनाकर लेकर आता, बट यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय याद करने के। यू डोंट हैव एनी चॉइस। चलो फटाफट से याद करते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर्स को भगाते हैं, तो थोड़ा सा फोकस मेंटेन रखना, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सेरिबेरम की। सेरिबेरम का पहला पार्ट है फ्रंटल लोब, दूसरा पार्ट क्या है, टेम्पोरल लोब, तीसरा क्या है, पेरिटल लोब, और चौथा क्या है, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। 4 लोब है। 4 लोब मतलब हमने फोर ब्रेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब इन चारों पार्ट्स के अलग अलग काम है, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फ्रंटल लोब क्या काम आता है देखते हैं। फ्रंटल लोब का मेन काम क्या है, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फ्रंटल लोब है ना, ब्रेन के आगे की साइड है, जितनी भी आपकी मेमोरी है, जितनी भी आप नई चीजें सीखते हो, जितनी भी आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, वो सब आप फ्रंटल लोब का यूज लेते हो। और शायद जब आप मेरी बात सुन रहे हो और चीजों को मेमोराइज कर रहे हो तो अब भी आप अपने फ्रंटल लोब का ही इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी चीज क्या है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या, रिसीव सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग। जो भी आप सुनते हो, जो भी आपकी स्मेल होती है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है टेम्पोरल लोब। याद रखेंगे सारी चीजें, एक बार और पढ़ोगे याद हो जाएगा। अगला क्या है, पेरिटल लोब। पेरिटल लोब क्या करता है, रिसीव सेंस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। आपने किसी को टच करा या फिर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सब कौन बताता है आपको, पेरिटल लोब, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या, ऑसिपिटल लोब। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप चीजें देख पा रहे हो ना, जो आपकी विजुअल्स हैं, वो सब कंट्रोल करता है ये। बहुत सारे लोगों का ये जो ऑसिपिटल लोब होता है वो खराब हो जाता है, और फिर उन्हें देखने में प्रॉब्लम आती है। देखा होगा आपने, बहुत सारी बीमारियां होती हैं इस प्रकार से। तो उनका कौन सा लोब खराब होता है, ऑसिपिटल। तुम क्या समझे कि हमने फोर ब्रेन को खोला, फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, और उसमें जो सेरिबेरम है, सेरिबेरम के 4 पार्ट थे। कौन से, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑसिपिटल। चारों के फंक्शनिंग हमने देख ली। फंक्शनिंग में मतलब मेन फंक्शनिंग को याद कर लेना, उतना आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब सेकंड पार्ट क्या था, थैलेमस। थैलेमस के अंदर आपको उतना जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना समझ लेना, थैलेमस जो होता है वो कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, हमारा, दिखा देता हूं आपको फिर से एक बार, ये है बीच का थैलेमस। अब ये क्या कर रहा है ना, ये कनेक्शन बनाएगा, ये सिर्फ कनेक्शन बनाएगा किसके बीच में, सेरिबेरम और हाइपोथैलेमस के बीच में, ठीक है। थैलेमस का इतना सच कोई काम नहीं होता, और नहीं आपके सिलेबस के अंदर है, तो हम इतना ज्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर पूछा नहीं जाता। अब ये समझ लो सेरिबेरम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं हमारा हाइपोथैलेमस। एक मिनट, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, अब समझ लेते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता कहां है। तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। अभी जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत सारे हार्मोन्स आपका ये जो ब्रेन का ये वाला पार्ट है ना, हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल कर रहा होता है। और भी इसके फंक्शन देख लेते हैं। इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। जो आपको भूख लगती है, सुबह उठने की, रात को सोने की जो साइकिल है, जो आपकी बिगड़ चुकी है, जो आप रात को 1-1, 2-2 बजे तक सोते हो, वो सारी साइकिल किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से।
ठीक है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जब हम हार्मोन्स पे जाएंगे तो हाइपोथैलेमस को हम फिर से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसी से सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। यही एक मेन जड़ है जो कि सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। समझ गए? आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या पार्ट है? हाइंड ब्रेन। मैंने आपको बता दिया, मिड ब्रेन भी आपके उतने सिलेबस में नहीं आता, हाइंड ब्रेन को पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। अब तुम पूछोगे भैया यार अभी हमने 4 ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पढ़ा, अब आप कह रहे हो सेरिबेलम, ये क्या चक्कर है यार? हाँ, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था अपने टाइम पे कि सेरिबेलम 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 सेरिबेलम। अब याद कैसे करोगे? कंफ्यूज हो गए एग्जाम के टाइम पे, याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक बताता हूँ, हर स्कूल के अंदर यही ट्रिक इस्तेमाल होती है याद करने की, इवन टीचर्स भी इसी ट्रिक से फॉलो करते हैं। देखना, जो सेरिबेलम है ना, उसके अंदर बेलम आता है, बेलम। बेलम से क्या होता है? बेलम से होता है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। तो ये जो आपका पार्ट होता है ना सेरिबेलम, ये आपकी बॉडी के बैलेंसिंग में काम आता है। जो आपका पोस्चर है ना, आप साइकिल चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, वो आप बैलेंस कैसे कर पाते हो? क्योंकि आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन के अंदर आपके पास एक पार्ट है, क्या? सेरिबेलम, बेलम, बैलेंस। ठीक है, तो याद रखना, बैरम और बेलम अलग है। बेलम का मतलब है बैलेंस, बैलेंस के लिए काम आता है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं इस ट्रिक से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सेरिबेलम का मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है? ये सबसे पहली चीज है कि कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ साथ एक चीज याद रखना, इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज। अब तुम पूछोगे वॉलेंट्री क्या होता है? अभी पढ़ाया था। जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपका बोलना, चलना, आपका बैलेंस में रहना, वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। चलो अगला पार्ट क्या है? मेडुला। मेडुला क्या है? मेडुला आपकी ब्रेन की स्टेम वाला पार्ट है, वो जो लास्ट में एक स्टेम वाला पार्ट होता है ना, अभी मैंने आपको दिखाया भी था शायद, एक बार वापस दिखा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया? ये है आपका मेडुला, ये देखना, ये है आपका मेडुला लास्ट वाला। ये पोन्स आपका बीच वाला पार्ट है, ये वाला, और मेडुला आपका लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेडुला की, आ जाओ भैया। मेडुला का क्या काम होता है? मेडुला का क्या होता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। नोट करें, नोट करें, इंपॉर्टेंट है भैया। अलर्ट मोड पे आ जाओ, अलर्ट मोड पे आ जाओ। जो आपका मेन काम है ना, जो आपका मेन काम है ना मेडुला का, वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है। जैसे कि रेस्पिरेशन, आप सांस लेना, आपके जितने भी अलग अलग इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। समझ गए? सेरिबेलम वॉलंटरी एक्टिविटीज, मेडुला इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, एकदम क्लियर रखेंगे। अगला क्या है? अगला था हमारा पोन्स। पोन्स का ऐसा जितना काम नहीं होता, बट आप इतना समझ लो कि ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसका बस एक ही मेन पॉइंट है, जो कि है ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, बस इतना समझ लो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो वही दोनों पार्ट थे, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। पोन्स का इतना कोई काम नहीं होता, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन और क्या है? रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, बस एकदम क्लियर। क्या हमने तीनों ब्रेन के पार्ट को पढ़ लिया? हमने सारी चीजों को कवर कर लिया कि हमने हाइंड ब्रेन को हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स को समझ चुके हैं, कि हम सेरिबेलम और सेरिबेलम के अंदर डिफरेंस जानते हैं। अगर कोई भी बोले कि सेरिबेलम और सेरिबेलम में क्या डिफरेंस है, क्या बोलोगे? सेरिबेलम तो यार भैया हमारे 4 ब्रेन के अंदर आ रहा है, और सेरिबेलम आ रहा है हाइंड ब्रेन के अंदर, है ना। सेरिबेलम जो होता है वो बहुत लार्ज पार्ट होता है, बल्कि जो हमारा सेरिबेलम होता है वो स्मॉल पार्ट होता है, और वो बैलेंसिंग के काम आता है। याद रहेगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर। तो आई होप कि पूरी जो हमारी साइकिल थी आपको यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में एज सच पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो स्पाइनल कॉर्ड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है, ये तो हमें पता है। अब ये रीढ़ की हड्डी और इसके अंदर बोन्स होती हैं, अलग अलग बोन्स होती हैं, टुकड़े होते हैं बोन्स के, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट कॉलम। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो इसको पढ़ लेना। वर्टिब्रल कॉलम ये हमारा हो जाता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और उसके अलावा क्या है? 31 पेयर ऑफ नर्व्स arises from the spinal cord, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। आजकल एमसीक्यू के अंदर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ, पानी पी लेता हूं मैं। पता है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या? स्पाइनल कॉर्ड का आपको बताइए, एक बार इसको पढ़ लेना। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा क्या है? इंक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू फॉर्म द ब्रेन। मतलब मेन काम क्या होता है ना, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है आपको पता ही है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो जितनी भी नर्व्स होती है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके कहां जाती है? ब्रेन की तरफ जाती हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये भी है। तो बेसिक्स आप बस ये 3-4 पॉइंट याद कर लोगे, आपका स्पाइनल कॉर्ड इतना ही होता है, ज्यादा सवाल नहीं आते। और मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, एक भी सवाल इसके ऊपर नहीं आ रहा होता। तो स्पाइनल कॉर्ड उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल क्या है जो कि पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था, हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड। अब जो सवाल आया ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, प्रोटेक्टेड नर्वस ऑर्गन। अब अगर तुम्हें पता है ना कि नर्वस ऑर्गन मतलब 2 ही ऑर्गन की बात हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ब्रेन को समझा के आ गए, बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को समझा के, नहीं, आपको दोनों समझाने पड़ेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। ब्रेन को मैंने आपको बता दिया कैसे होता है ब्रेन प्रोटेक्ट, बताओ कैसे होता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। पहले तो ब्रेन स्कल के अंदर होता है, एक स्कल होता है। उसके अलावा क्या होता है, ध्यान से देख लेना, मैंने आपको बताया था एक बॉक्स होता है जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम के अंदर होता है। उसके अलावा उसमें 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंग्स बोलते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं, मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। बताएं 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 भाई, बताएं, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो अगर एक सवाल आता है कि भाई कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को, तो आप लिख पाओगे?
अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन का हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेना। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड ऑफ 33 इंडिविजुअल बोन्स, ये भी आपको पता है। और एक चीज याद रखना कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, क्योंकि इसको शॉक, जब भी कोई शॉक लगता है ना, मैकेनिकल शॉक, तो उससे बचाने के लिए इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपको पता ही है। यस, ठीक है, एकदम क्लियर। अगर कोई भी पूछेगा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या आप बता दोगे, हाँ या ना बोले यार, जल्दी बोल हाँ या ना, एकदम बता दोगे क्या। तो यहाँ पर जो हमारे मेन फंक्शंस थे वो एकदम समाप्त आपके हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। जैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होगा वैसे ही आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलें बताओ, और मेन पार्ट मैंने बोला था, मेन पार्ट यही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपको ये समझ आएगा ना तो फिर वो तो हार्मोन तो सारे वो तो हम कर लेंगे, वो तो बहुत सिंपल है। तो पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कह रहे हो, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, नहीं ब्रेक मिलेगा, चलो आ जाओ। तो क्या करना है भैया, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पहले जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? आपको पता है एक ऐसा सडन रिएक्शन, जब भी कोई स्टिमुलाई आता है उसमें जो सडन रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर जो यहाँ पर लिखा है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब तुम पूछोगे भैया यार कब एक्सप्लेन करा आपने, करा है, अभी समझाऊं, चलो याद करना क्या आपने, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है नहीं करा है, खुद बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। स्टिमुलाई है, जैसे आपने स्टिमुलाई, आप गर्म कुछ आपने टच करा, स्टिमुलाई है, उसके बाद रिसेप्टर्स ने रिसीव करा, रिसेप्टर्स ने सेंसरी न्यूरॉन की मदद से, याद करो याद करो, या एक स्टिमुलाई है, एक स्टिमुलाई है, यहाँ पर बना लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा छोटा बना लेते हैं। स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई ने किसने करा, रिसेप्टर ने रिसीव करा। उसके बाद क्या गई, वो एक न्यूरॉन जाते हैं, कौन से न्यूरॉन जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं। कहां पर जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है किसको, किसको, इफेक्टर को। किसको भेजता है, इफेक्टर को। किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन, याद करो, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की मदद से क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है किसको, इफेक्टर को। और इफेक्टर जो होता है फिर वो क्या करता है, बताओ भाई, इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, यही साइकिल लिखी है यहाँ पर, हाँ यही साइकिल लिखी है जो तुम्हें ऑलरेडी आती है, बस वहां पर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, बस बस यार इतनी सिंपल साइकिल है। अब तुम कहते हो कि यार भैया मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है, बताओ, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार जल्दी फटाफट। क्या है, द स्टिमुलाई इज सेंस्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन जनरेट इंपल्स, और क्या है, दीस इंपल्सेस रीच द स्पाइनल कॉर्ड, द रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड पासेस द सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स। अच्छा हाँ, इसके बीच में ये भी ऐड कर लेना कि ये जो कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच में, जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और जो हमारे जो अपने लास्ट वाले हैं ना मोटर न्यूरॉन, इनके बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, रिले न्यूरॉन्स, याद है ना। तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और बस फिर भैया, द मोटर न्यूरॉन पासेस द सिग्नल फॉर द रिस्पांस टू द ऑर्गन, जिस ऑर्गन को नीड है उसको वो सिग्नल भेज देता है, मतलब इफेक्टर तक वो सिग्नल भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स, हाथ पीछे हो गया, यही हुआ ना, ये यहाँ पर लिखा है। और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर पेपर के अंदर, अगर नहीं मतलब आएगा ये सवाल कि रिफ्लेक्स एक्शन को बताओ, तो अगर आता है तो क्या करोगे, याद कर लेना, प्रशांत भैया ने टेबल से समझाया था, ये टेबल है, बस एक्सप्लेन करिए, बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ, कोई दिक्कत। अब एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क, कभी कभार पूछ लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क कहीं पर लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो प्रशांत भैया ने कराया। अरे सुनो मेरी बात, क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पूरा एक्शन हुआ है ना, ये जो पूरा मैंने एक्शन करा है कि भाई रिस्पॉन्स हुआ, ये सब हुआ, इस पूरे एक्शन के अंदर जो नर्व इंपल्स है ना, नर्व इंपल्स, उसका जो पाथवे है वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। मतलब पाथवे क्या है, पाथवे कुछ नहीं है भैया, सिंपल सा देखो, पहले क्या हुआ, कुछ गरम टच करा, वो क्या, स्टिमुलस। उसके बाद क्या हुआ, रिसेप्टर से कहां पर गया, स्पाइनल ऑर्गन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां से क्या हुआ, इफेक्टर ऑर्गन, जो आपका इफेक्टर ऑर्गन है, जो आपके मसल है, वहां पर गया। और उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो गया, बस यही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये क्या है रिफ्लेक्स आर्क, कुछ नहीं है, ये पाथवे है, ये बस एक पाथवे है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब भी क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स आर्क का, तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है ना, इसको बनाया ना, नंबर एकदम पूरे मिल जाते हैं। मैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करते हैं ना, उन लोगों से बात करता रहता हूँ। हमारी टीम के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो उन्होंने एक चीज बहुत सच्चाई से बताई थी कि एक बच्चा जो कि डायग्राम बना के आता है ना रिफ्लेक्स आर्क के क्वेश्चन के अंदर, उसको फुल नंबर मिलने ही होते हैं 100%। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसको एक बार बनाने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर कुछ है नहीं, एक हाथ है जो कि गर्म पानी को टच कर रहा है, और उसके पास बस वही है कि रिसेप्टर ने रिसीव करा, उसके बाद एक न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन गया, उसके बाद मोटर न्यूरॉन से आया, वो सब है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बट एक एक्स्ट्रा चीज और होती है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। वो चीज क्या होती है, देखो, ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड की मदद से, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसकी मदद से होता है। बट ब्रेन का भी एक जगह से यूज किया जाता है, कैसे समझते हैं। इमेजिन करो मैंने किसी गर्म चीज को टच करा, मैं बहुत छोटा था, मैं बचपन में बहुत छोटा था, मैंने अचानक से किसी गर्म एक बर्तन को मैंने टच कर दिया। मैंने जैसे ही गर्म बर्तन को टच करा और मैंने हाथ पीछे लिया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि गर्म पानी को टच करोगे तो दर्द होगा,
ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये मेरे ब्रेन के अंदर चली जाती है, मैसेज टू ब्रेन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आधे टीचर नहीं पढ़ाते, बट इंपॉर्टेंट है। मैसेज टू ब्रेन मतलब जब मैंने कोई चीज बचपन में टच करी थी ना गर्म, तो मेरे ब्रेन के अंदर वो मैसेज स्टोर हो गया था कि यार जब भी हम किसी गर्म चीज को टच करेंगे तो पेन होगा, और इसी वजह से आज मुझे पता है कि अगर मैं किसी गर्म पानी में हाथ डालूंगा तो मुझे दर्द हो सकता है, और इसी वजह से मैं नहीं डालता, बट बचपन में मुझे नहीं पता था। ये क्या है? ये भी पूरा एक स्टेप है, ये भी पूरा पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, एक स्टेप और होता है। क्या? कि भाई मैसेज जो होता है ना वो ब्रेन के अंदर चला जाता है कि भाई गर्म पानी था, उसको टच करा और उसको टच करने से मुझे पेन हुआ, ये मैसेज ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। देखिए लास्ट पॉइंट हमेशा नोट करना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना रिफ्लेक्स एक्शन का, तो ये भी लिखना कि जो मैसेज है वो ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। बस ये एक लाइन जरूर अटैच करना, इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं बता रहा हूँ ये लाइन शायद आपके जो आधे नंबर कट सकते थे उससे आपको बचा देगी। आई होप रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल समझ आ गया होगा, रिफ्लेक्स आर्क पूरा समझ आ गया होगा, एक पाथवे आपको समझ आ गया होगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, अब बताओ क्या दिक्कत है। ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़े, फ्रंटल लोब, इतने सारे लोब वो सब पढ़ लिया, न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन का काम पढ़ा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। इतना सिंपल है। हाँ यार सब कुछ सिंपल है, बस तुम थोड़ा फोकस से पढ़ोगे ना तो सब कुछ सिंपल है। अब ये जो चीज मैंने आपको ब्रेन वाली बताई थी ना, मैंने आपको इसलिए बताई थी, एक सवाल आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये बताया जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से होता है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर, ब्रेन का क्या यूज है, बट ब्रेन का यूज है क्या, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, बस इतना यूज है ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पर उस आंसर को मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, एकदम क्लियर है क्या? जल्दी बताएं, एकदम क्लियर है क्या? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, तो ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आपको मैंने एक्शन सारे बता ही दिए थे। अब इसको ब्रेन के टर्म्स में समझा देता हूं। वॉलेंट्री एक्शन क्या होती है? जो हम खुद से करते हैं। वो कौन से ब्रेन की मदद से हो रही है? खुद बताओ। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बताओ। मैं पढ़ रहा हूं, मैं किसकी मदद से पढ़ रहा हूं? फोर ब्रेन की मदद से। तो जितने भी अपने वॉलेंट्री एक्शन होते हैं मेजरली, मैं सारे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मेजरली वो होते हैं हमारे किसकी मदद से? फोर ब्रेन की मदद से, जो आपका इंपॉर्टेंट ब्रेन है उसकी मदद से। उसके अलावा जितने भी आपके इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शंस होते हैं ना, वो किसकी मदद से होते हैं? जैसे कि हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ये किसकी मदद से होते हैं? बताओ जल्दी। ये होते हैं हमारे मिड और हाइंड ब्रेन की वजह से। ठीक है, ये एमसीक्यू के अंदर सवाल पूछे जाते हैं इसलिए करा। तुम्हें लग रहा है प्रशांत भैया तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, नहीं, एमसीक्यू अंदर पूछे जाते हैं, फिर कहोगे भैया ने पढ़ाया नहीं। और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है? वो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की मदद से, याद रखना, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन खत्म पूरा का पूरा। देखते हैं नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नीड क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि न्यूरॉन इंफॉर्मेशन भेजेंगे, मोटर नर्व वापस लेकर आएगा, ये प्रोसेस होता ही क्यों है? इसकी नीड क्या है? इसकी नीड है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। आंसर देख लेते हैं, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इन अ सिचुएशन लाइक टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, और ये कुछ भी हो सकता है। तो इस ये जो फंक्शन है ना रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और क्या? सो दैट द टाइम टेकन फॉर द एक्शन इज रिड्यूस्ड। मतलब कोई भी रिस्क वाली सिचुएशन है ना, उस समय पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नीड क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की? जब भी हम कोई क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर फंस जाएं तो रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से जो टाइम है वो बहुत कम होगा, टाइम बचेगा हमारा, और टाइम टेकन फॉर द एक्शन इज रिड्यूस्ड। बस, ठीक है, ये याद रखेंगे। नीड पे भी एक दो नंबर का सवाल आ जाता है, तो हमें इतना आना चाहिए। चलिए, तो यहां पर हमारे एकदम समाप्त होता है और अब हम बढ़ रहे हैं विद फुल जोश। कहां पर? ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ग्लैंड्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले मेरा वही सवाल जो कि मैं हर बार पूछता हूं, तुम भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया, बट बता दो कमेंट के अंदर यार, बताओ जल्दी, जोश कितना है? अरे जीरो तो नहीं है यार, जीरो है क्या? खत्म हो गए क्या? है, जब भी अंदर से आग ना है ना, अंदर से एनर्जी ना है ना, तो एक चीज याद रख लेना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, तुम्हारी स्कूल की फीस दे रहे हैं। शायद वो आज भी घिसे हुए जूते से ही काम चला रहे हैं, शायद आज भी वो पुराने कपड़े पहन रहे हैं, बट तुम्हें नए कपड़े दे रहे हैं। सब कुछ स्टार्ट करते हैं विद फुल जोश, विदाउट एनी ब्रेक। क्या? ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स को स्टार्ट किया जाए, बताएं कर दिया जाए क्या? पानी वानी पी लें थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करें क्या? एक मिनट, जस्ट पानी पी लो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। देखो ग्लैंड्स होता क्या है? ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर व्हिच सेक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। बस आप उतना याद रखो, ग्लैंड एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो कि एक सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स नहीं होते। मतलब ग्लैंड एक ऐसी चीज है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है। अब ग्लैंड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और मैं अगर इन दोनों की डेफिनेशन दिखाऊंगा ना तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, तुम बोलोगे यार भैया ये कैसे याद करें? तो याद करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज नहीं करते, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, इतना याद। जैसे कि एक आपका सलाइवा का ग्लैंड होता है, जो आपके मुंह से सलाइवा आता है ना, उसका एक ग्लैंड होता है जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। अब वो सलाइवा को रिलीज कर रहा है। क्या सलाइवा कोई हार्मोन है? नहीं, सलाइवा कोई हार्मोन थोड़ी ना है। एक आपके टीयर ग्लैंड होते हैं जिससे आपके आंसू आते हैं। क्या आंसू कोई हार्मोन है? नहीं, आंसू कोई हार्मोन नहीं है। तो ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, मेजरली आपके सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स आते हैं
एक्सोक्राइन के अंदर। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन वो है जो कि हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया या फिर और भी बहुत सारे, डोपामिन भी एक टाइप का आप मान लो हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये जो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। तो डेफिनेशन कितनी सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सोक्राइन नो हार्मोन्स, एंडोक्राइन बहुत सारे हार्मोन्स, एकदम क्लियर। टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो डेफिनेशन अब देखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बहुत घटिया होती है इनकी। सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट्स द सलाइवा, आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा एंडोक्राइन का मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, बस इतना याद रखना है, वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स कर रहे हैं एंडोक्राइन। बस अब पढ़ते हैं बहुत सारे, इतने सारे अलग अलग ग्लैंड्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अंदर, एक्सोक्राइन नहीं है, सिर्फ एंडोक्राइन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इतने सारे ग्लैंड्स हैं और हम सबको पढ़ रहे हैं, सबके नॉर्मल फंक्शन को याद करना है। देखो एनसीईआरटी के अंदर तो टेबल के अंदर सब कुछ गिवन है, बट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो जितना पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले ही बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा प्रशांत भाई वो वाला ग्लैंड छोड़ दिया, ये वाला ग्लैंड छोड़ दिया, जो आपके सिलेबस में वो पूरा पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये सारे ग्लैंड्स मेजरली होते हैं और इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला, अच्छा ये कोई ग्लैंड नहीं, आप इतना समझ लो, हाइपोथैलेमस क्या होता है आपको याद आ गया होगा, याद आ गया, अभी पढ़ा था। थैलेमस ब्रेन याद आ पा रहा है, फोर ब्रेन, सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाँ यार तुम तो होशियार हो गए मेरे साथ रह के। अच्छा हाइपोथैलेमस में क्या होता था, मैंने बोला था हाइपोथैलेमस बड़ा ही खतरनाक चीज है ना। हाइपोथैलेमस गुंडा है, गुंडा क्यों? क्योंकि भाई वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये जो आपके ब्रेन के छोटा सा कोना है, ये बेचारा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये कह रहा है सब कुछ मैं कर लूंगा भैया, भैया जी अपन ही सब कर लेंगे। ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इतने सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बट हम ग्लैंड्स की स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलिए, तो पहला ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? देखो एक ऐसा ग्लैंड जो कि ब्रेन के बिल्कुल नीचे है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से नीचे हम जाते जाएंगे और नीचे तक जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे ग्लैंड्स की बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। अब तुम फिर से मत बोलना कि भैया हमारे पास तो ब्रेन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है बट वो तुम काम नहीं कराते, वो एक अलग चीज है। चलो क्या विजिबल है, क्या विजिबल है, एक बार बताओ। तो देखो ये आपका ब्रेन है, इसको छोटे से नीचे जो है ना, छोटा सा इतना सा, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट लग इतना रहा है, बट इसका काम इतना इंपॉर्टेंट है तुम सोच नहीं सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कराता है। मेजरली जो हार्मोन्स हैं वो सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, बट इसका जो मेन काम है वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन मतलब आपकी हाइट कितनी होगी, आपके मसल्स कैसे होंगे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करता है। तो याद रख लेना, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं और जितनी चीजें बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे। सबसे पहला क्या है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन? ग्रोथ हार्मोन। ये आपकी जो ह्यूमन ग्रोथ है इसको कंट्रोल करता है। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपको कहते हैं ये वाली दवाई खा लो बेटा, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि आपके ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रेट करवा पाए। फ्यूचर में शायद बन जाए, बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, बट अभी तो नहीं बनी है। जो तुम्हें वो गोली देते हैं ना, कहते हैं कि यार इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो याद रखना वो सारी चीजें फ्रॉड होती हैं। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ द हार्मोन्स मतलब जो भी आपकी ग्रोथ है। अगर अब आपसे कोई पूछे ना भाई तेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, तो उसको बोल देना भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसने ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करा, मैं छोटा रह गया। अब उसके जो इतने सारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिए, उसकी हाइट इतनी लंबी हो गई, ठीक है। वो जो खली है ना, खली भाई साहब हमारे, उनके सोचो पिट्यूटरी ग्लैंड ने कितने सारे हार्मोन रिलीज करे होंगे, क्योंकि हाइट इतनी बड़ी हो गई, उनका शरीर इतना बड़ा हो गया, है ना। तो सारा गेम कहाँ है? सारा गेम पिट्यूटरी ग्लैंड का यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताइए, तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड। दिमाग से चलते 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 यहाँ पहले में ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर दो ग्लैंड होते हैं, एक थायराइड एक पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है ना, एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, उस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये कहाँ गया? ये थायरॉक्सिन, अंडरलाइन कर लेना, अलर्ट मोड पे आ जाना, थायरॉक्सिन, ठीक है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है? कंटेन्स आयोडीन, इसके अंदर आयोडीन होती है। और समझना ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम समझो। इसका काम बहुत सिंपल सा है। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है ना फैट्स प्रोटीन का, वो कौन करा रहा है? वो आपका करा रहा है ये वाला थायरॉक्सिन का हार्मोन। अब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के ना एक बीमारी हो जाती है, गले यहाँ से मोटा हो जाता है, शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। वो पता क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ग्लैंड है ना, ये जो इनका थायराइड ग्लैंड है, वो ढंग से काम नहीं करता और वो थायरॉक्सिन को रिलीज नहीं करवा पाता। और जब वो थायरॉक्सिन को रिलीज नहीं कर पाता तो एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। एक बीमारी है जिसमें आपका गला एकदम ऐसा सूज जाता है। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है जब आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है। अभी मैंने आपको बताया थायरॉक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो आपका जो थायरॉक्सिन है वो अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा और आपको बीमारी हो जाएगी। इसी वजह से बोलते हैं उसी नमक को खाओ जिसके अंदर आयोडीन है। बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे कि भाई हमारे नमक के अंदर तो आयोडीन है, हमारे नमक के अंदर तो ये है वो है। तो आयोडीन की इंपॉर्टेंस क्यों है? इसलिए। तो अगर आप अपने घर में जाना और पैकेट के पीछे एक बार चेक कर लेना आयोडीन है या नहीं, अपने मम्मी पापा से पूछना आपको पता था कि आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि भैया जी आज प्रशांत भाई ने बताया थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को रिलीज कराने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता है, ठीक है।
एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, समझ आ गया। थायराइड ग्लैंड का काम समझ आ गया, थायरोक्सिन का काम समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अच्छा सोर्सेज ऑफ आयोडीन लिखा है कि आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है वो आपको बताइए। बहुत सारी चीजें होती है, नॉन वेज में भी आती है, वेज में भी आती है, और मेजरली आयोडीन आप सॉल्ट वगैरह लेते हो उससे मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी थायराइड जो है आपका यहीं पर ही आपका एक और ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, हम उसको बोलते हैं, या फिर उसको हम शॉर्ट में पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है, ध्यान से पढ़ लेना, रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन दी ब्लड। जो आपका ब्लड है उसके अंदर तो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है वो कौन मेंटेन करता है, ये वाला ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। समझ गए, 3 ग्लैंड हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने ब्रेन वाला पढ़ा, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, थायराइड का, तीसरा हमने पढ़ा पैराथायराइड का। अब हम यहां तक पहुंच गए, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, थाइमस। थाइमस कहां है थाइमस है क्या, इस जगह पर। अब हम यहां से यहां पर आ गए, बिल्कुल चेस्ट के सेंटर पे यहां पर आ गए। अब यहां पर एक ग्लैंड आता है थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और लोगों को पता ही नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थाइमस ग्लैंड का अगर कोई भी पूछे क्या फंक्शन है तो ध्यान से पढ़ लेना, थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। वो जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना उसको डेवलप ये करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका जो थाइमस ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको इम्यून सिस्टम की उतनी जरूरत नहीं होती, तब आपकी जो थाइमस ग्लैंड होता है वो छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। तो बहुत बार एक सवाल आता है कि व्हाई थाइमस ग्लैंड श्रिंक्स बाय एज, जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्लैंड क्यों श्रिंक करता है, बता देना क्यों, क्योंकि देखो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है इम्यून सिस्टम की उतनी जरूरत नहीं होती, जिस वजह से आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो एज के साथ साथ श्रिंक होता है। क्लियर है, क्लियर है, एक बार बता दो, जल्दी बता दो, कोई कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसका हार्मोन क्या है, इसके हार्मोन का नाम है थाइमस हार्मोन, ठीक है, थाइमस हार्मोन, एकदम क्लियर। चलें आगे चलिए, आ जाओ भैया। अगला क्या है, पेनक्रियास। अब हम और नीचे आ गए, अब यहां से हम यहां आ गए, पेट के एकदम नीचे। अब एक चीज सच सच बताना, कितने बच्चे यहाँ पर है जिन्होंने मेरा वो लाइफ प्रोसेस वाला लेक्चर देखा था, उसके अंदर मैंने बताया था पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पेनक्रियास एक पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और वो बहुत सारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। याद है नहीं, हाँ या ना बोला एकदम सच्चाई से कमेंट में, याद है, बहुत बढ़िया यार, फिर तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर याद नहीं है तो बेटा लेक्चर देख लेना। चलो अब देखो, पेनक्रियास जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि दोनों तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब एक्सोक्राइन कैसे, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जो कि मैंने आपको बताया था, ट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह, याद है, ये बहुत सारी चीजों को रिलीज करता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। और ये हार्मोन को भी रिलीज करता है, इस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, उसको भी रिलीज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वजह से ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन है। समझ गए। अगर आ जाए सवाल कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि दोनों तरीके से एक्ट करता है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है, कौन सा है, पेनक्रियास, एकदम क्लियर। अब देखते हैं पेनक्रियास क्या करता है। पेनक्रियास एक आपका सब्सटेंस रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, इंसुलिन। अच्छा आपके घरों में और या तो आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी को डायबिटीज तो जरूर होगी, है ना जिसमें वो कहते हैं कि यार हमें तो शुगर खाने से मना है, हमें तो डायबिटीज हो गई। ये हुई क्यों, कभी सोचा? ये इसलिए हुई क्योंकि उनका जो पेनक्रियाज है ना उसने इंसुलिन को ज्यादा रिलीज नहीं करा। आपका जब ब्लड शुगर जो होता है ना, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो शुगर है वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है ना, तो उसको लेवल पे लाने के लिए क्या होता है ना, पेनक्रियास एक अपना हार्मोन रिलीज करता है जिसको वो बोलता है इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन जाता है ना वो ब्लड शुगर को कम कर देता है, ब्लड शुगर को कहता है अरे भाई मैं आ गया हूं, कम हो जा। बट जिन लोगों का इंसुलिन की मात्रा बॉडी के अंदर अच्छी खासी नहीं होती उनको क्या होता है ना, उनको डायबिटीज हो जाती है। समझ गए। पेनक्रियास का काम क्या है, इंसुलिन रिलीज करना। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अब पेनक्रियास केवल एक हार्मोन को रिलीज नहीं करता, सिर्फ इंसुलिन को नहीं करता, वो एक और हार्मोन को रिलीज करता है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसुलिन एक ग्लाइकोजन, एक इंसुलिन एक ग्लाइकोजन। अब देखो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, बट ग्लाइकोजन जो है ना वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। बहुत बार होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो कम हो जाता है, तो पेनक्रियास कहता है कि अरे हम है ना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देंगे। तो वो ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, कैसे, ग्लाइकोजन की मदद से। और जब ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो पेनक्रियास कहता है हम है ना यार इंसुलिन को रिलीज कर देते हैं, हम कम भी कर देंगे। तो पेनक्रियास बड़ी शानदार चीज है, ठीक है। तो ये जो बीमारी आप देखते हो ना आजकल डायबिटीज वगैरह, वो इसी की वजह से होती है, इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता। ये दो मैंने आपको बता दिया, एक है अपना ग्लाइकोजन, एक है अपना इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज द ब्लड शुगर, और ये क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, डायबिटीज, मैंने आपको बता दिया। डायबिटीज से बहुत सारा आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, डायबिटीज होता है। और आपने सुना होगा डॉक्टर आजकल इंसुलिन के कुछ इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़े और ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ठीक है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलिए अब आ गए थे हम यहां तक, अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, अब आ जाते हैं हम किडनी की तरफ। किडनी के जो दो ऊपर के जो टॉप होते हैं ना उसके ऊपर हमारा ग्लैंड प्रेजेंट है, जिस हम ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एक ग्लैंड सुनने में तो बहुत अजीब सा है, बट ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि तुम्हारी बॉडी में से बहुत बार रिलीज हो चुका है आज तक।
कौन सा? एड्रेनलिन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, एक बार दिखा भी देता हूं, कहां गया ये रहा। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो ये रिलीज करता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। अब ये हार्मोन लेना इंपॉर्टेंट क्यों? देखो कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छा इमेजिन करते हैं आज आप पढ़ रहे हो और अचानक से आपके कमरे के अंदर एक शेर आ जाता है, क्या होगा? डर लगेगा और आप भागोगे। तो जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है ना, उस समय पर आपका जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है और एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है ना, ये आपकी ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, सब कुछ हाई कर देता है। मतलब ये एक्टिवेट कर देता है कि भाई इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई, कुछ तो खतरा है भैया जी, कुछ तो खतरा है, सारी चीजों को एक्टिवेट कर दो। तो ये हार्मोन ये करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, द फंक्शन ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट बीट, रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। कहां पर होता है? किडनी के टॉप पर, ये किडनी के टॉप पर। एकदम विजुलाइज कराते हुए पढ़ा रहा हूं भैया, हर एक चीज को आपको विजुलाइज करा रहा हूं। और एक चीज और याद रखना, एक सवाल पूछा गया था एमसीक्यू के अंदर, ये जो ग्लैंड है ना एड्रेनल ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बताएं बताएं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, याद रहेगा, याद रहेगा, कोई समस्या? अब बात करते हैं और नीचे जाते हैं आपके, अब हम किडनी तक थे, अब हम और नीचे जाएंगे तो मेल और फीमेल में दो अलग प्रकार के अपने ग्लैंड्स होते हैं। मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरीज। उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस की, फिर हम बात करेंगे ओवरीज की, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टिस का काम क्या है। मेजरली ना इनका काम ही देख लेते हैं। टेस्टिस आर द ग्लैंड which are present only in males, ऑब्वियसली बात है, पता है। टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर ले, अलर्ट सिचुएशन में आ जाए। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हर एक मेल के अंदर होता है और एक मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है। कैसे? आपके मसल्स, बॉडी बनाते हो आप, अगर कोई स्टूडेंट है जिम जाता होगा, अभी तो नहीं जाते होगे, बाद में कभी जिम जाओगे, आपके मसल ग्रो होंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, आप थोड़े तगड़े लगने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टेस्टोस्टेरोन है। आपने देखा होगा लड़कियों के उतनी मसल नहीं होते जितने लड़कों के होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, लड़कों के पास टेस्टोस्टेरोन है। और ये जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी ग्रोथ वगैरह सारी चीजों पे इफेक्ट डालता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एक मेल के लिए। क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करता है? याद रखना, पहली चीज तो ये है कि ये आपकी ग्रोथ वगैरह सारी चीजों में मदद करता है। इसका यहाँ पर लिखा भी होगा कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जब आपकी पुबर्टी वाली एज आती है जिसके अंदर आपके मसल्स ग्रो होने लगते हैं, हाइट ग्रो होने लगती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरीज की, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, टेस्टिस ओवरीज अभी समझ नहीं आता, टेंशन मतलब, अगला चैप्टर तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, तो उसमें तुम पढ़ लेना यार, उसमें हम समझा देंगे बिल्कुल, उसमें तो डीपली ये सारी चीजें है ना, तो उसमें हम पढ़ लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं ओवरीज की। आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, और इसके अंदर दो हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे होते हैं। पहला क्या है? पहला है ऑस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये तो अलग हार्मोन है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय पर ये वाला हार्मोन आ रहे होते हैं, बट ये जो ऑस्ट्रोजन है ना, ये जब एक फीमेल पुबर्टी की एज पे आती है, जिस समय पर उनकी सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं, जब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस समय पर ये वाले हार्मोन रोल में आते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा क्या है? और फीमेल फीचर्स, अलग अलग जो फीमेल फीचर्स होते हैं वो सारे आते हैं इस हार्मोन की वजह से। समझ गए? फीमेल के अंदर दो फीचर हमने पढ़ लिए, किसके अंदर? दो, मतलब दो हार्मोन्स हमने पढ़ लिए, और मेल के अंदर एक हार्मोन पढ़ लिए। एकदम क्लियर, दोनों ग्लैंड्स अपने खत्म हो चुके हैं। तो हमने क्या करा? हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे हमने जितनी भी चीजें हो सकती थी वो हमने पढ़ लिया। हमने स्टार्ट करा था ब्रेन से, फिर हम नीचे आए, फिर हम और नीचे आए, फिर हम और नीचे, फिर हमने बिल्कुल नीचे तक हमने सारे जितने ग्लैंड्स हो सकते थे सारे कवर कर लिए जितने आपके सिलेबस के अंदर है। अब एक सवाल पूछा गया था जिस सवाल का आंसर केवल 1% लोग दे पाए थे, 1% बच्चे दे पाए थे। सवाल क्या था? सवाल यह था, एक सवाल आ गया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर कि ये बताओ कि हार्मोन को मैं ज्यादा रिलीज करूं या कम रिलीज करूं, जो हार्मोन की क्वांटिटी है उसको वो कैसे बैलेंस करता है। अब बच्चे कह रहे हैं यार भैया ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। इसका आंसर है फीडबैक मैकेनिज्म के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी ग्लैंड्स है ना, वो फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अगर कोई भी सवाल आता है इस प्रकार से, तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म को बस समझा के आ जाना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पेनक्रियास का। पेनक्रियास क्या रिलीज करती है? इंसुलिन रिलीज करती है। तो इमेजिन करो, बॉडी का जो ब्लड शुगर है, बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है अचानक से। एक दिन ना बॉडी का ब्लड शुगर एकदम इंक्रीज हो जाता है, ये एकदम इंक्रीज हो गया। फिर क्या होगा ना, फिर क्या होगा? पेनक्रियास जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि यार ब्लड शुगर इंक्रीज हो गया, इंसुलिन को रिलीज कर देते हैं। तो वो क्या करेगा? इंसुलिन को रिलीज कर देगा, एकदम इंसुलिन को रिलीज कर देगा। इंसुलिन रिलीज करते ही ब्लड शुगर एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पेनक्रियास को इन्फॉर्मेशन आएगी कि अरे यार अपना जो लेवल है ब्लड शुगर का वो तो कम हो गया है, तो जो अपना जो इंसुलिन है उसको बंद कर दो। तो क्या करेगा? जो स्टॉप कर देगा इंसुलिन को। तो एक पूरा का पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म है। पेनक्रियास को ऐसे पता चलता है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आगे समझ में? आगे समझ में? अगर एग्जाम के अंदर आता है कि भाई ग्लैंड को कैसे पता चल रहा है, तो ग्लैंड को ऐसे पता चल रहा है। ग्लैंड के पास फीडबैक मैकेनिज्म है, वो ब्लड शुगर को काउंट करेगा कि ब्लड शुगर कम है, ज्यादा है, हार्मोन कितने निकालने चाहिए, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बताता है, ठीक है। एकदम क्लियर है? आई होप एकदम क्लियर हो गया। चलो अब हमारा जो ग्लैंड वाला जो पूरा पोर्शन था वो हमारा यहाँ पर एकदम समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। चलें, जोश कैसा है जोश या खत्म हो गया? कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते पढ़ते? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया क्या?
नहीं यार अभी कहाँ हुआ है, हो गया क्या 1.5 घंटे से ऊपर, पता नहीं। चलो देखते हैं देखते हैं। देखो जितना शॉर्ट में चैप्टर में पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यार अब चैप्टर अगर थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर तो पूरा नहीं करा सकता, थोड़ा बहुत समय लगता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कम समय के अंदर बेस्ट कंटेंट। यूट्यूब के ऊपर किसी ने इस प्रकार का कंटेंट नहीं दिया होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। जिस दिन पेपर होगा ना, पेपर क्या कर बोलोगे प्रशांत भैया जो पढ़ाया था सारा पेपर वहां से आया था। आज भी आप कोई भी लेक्चर हमारा उठाकर देख लेना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, अपना कार्बन कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस जो भी पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, कोई भी आप उठा लो, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हर एक चैप्टर जो पढ़ा है ना, चाहे मैं कम चैप्टर पढ़ाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं ज्यादा लेक्चर्स नहीं लेता, बट मैं जो भी मैंने पढ़ा रखा है हर एक चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, पेपर वहीं से बनता है। क्योंकि इसके पीछे ना वो लोग बैठ के रिसर्च करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं। हमारे पास जो टीम है जो कंटेंट बनाती है, मैं तो बनाता ही हूँ, साथ साथ में उसके साथ जो हमारे पास टीम है, क्योंकि अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं बनाना, ये वो लोग हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज को चेक करते हैं, तो उन्हें पता है कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यार प्लांट के पास तो कुछ है ही नहीं, प्लांट के पास तो आईज नहीं है, हैंड्स नहीं है, ये कैसे कर रहा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? इसके पास तो ब्रेन भी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, फिर ये कैसे करता है? सोचा कभी क्या प्लांट भी करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? हाँ करते तो है। कैसे करते हैं? दो तरीकों से करते हैं। सबसे पहले प्लांट कुछ मूवमेंट्स करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? कुछ मूवमेंट्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और दूसरा क्या तरीका? हार्मोन्स। प्लांट के पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स तो होते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर हार्मोन है, प्लांट के अंदर भी हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन को लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट को। प्लांट दो टाइप के मेजरली मूवमेंट करता है। अब मूवमेंट करता कैसे है पहले देखते हैं। एक तो वो वाला मूवमेंट होता है जैसे कि इमेजिन करो एक आपने प्लांट लगाया, ठीक है। अब प्लांट को क्या ना पानी चाहिए था, उसकी रूट्स को पानी चाहिए था, तो उसकी रूट्स ने क्या करा ना, पानी को ढूंढने के लिए पानी की तरफ उसकी रूट्स ऐसे नीचे चली गई, है ना। तो ये भी तो एक मूवमेंट है, ये भी तो मूवमेंट है ना। या फिर आपने कुछ पेड़ ऐसे देखे होते होंगे जो कि सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, सन की तरफ मुड़ जाता है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, देखे होंगे, वो भी तो मूवमेंट है। या फिर एक प्लांट होता है, आपने सुना ही होगा, टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको हम छुई मुई भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। जैसे आप उसको टच करते हो वो अपने ऐसे फ्लावर को बंद कर लेता है, देखा है, लीव्स को बंद कर लेता है, देखा है ना। तो ये भी तो एक प्रकार का मूवमेंट है ना। तो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं। बेसिकली मूवमेंट्स को हमने दो टाइप के मूवमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देखते हैं सबसे पहले वो मूवमेंट्स जो कि आपकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, और दूसरे जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है। अब तुम पूछोगे भैया ग्रोथ, ये कौन सी ग्रोथ की बात कर रहा हो, समझ नहीं आ रहा। अरे रुक जा यार, मैं खड़ा हूं ना, टेंशन मत ले। सुन देख, इमेजिन करो आपका जो प्लांट है वो उसकी जो रूट्स है उसे पानी ढूंढना था, तो पानी की तरफ वो क्या होंगी, ग्रो होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, जब तक कि उसे पानी नहीं मिलेगा, आया ना बोल। वो भी तो मूवमेंट है, और वो क्या है, वो ग्रोथ वाला मूवमेंट है, रिलेटेड टू ग्रोथ। आपका जो प्लांट है वो सन की तरफ मुड़ तो रहा है, बट ग्रो भी तो कर रहा है, साथ साथ में बड़ा भी तो हो रहा है ना। वो क्या है, रिलेटेड टू ग्रोथ। बट वो जो प्लांट है ना, टच मी नॉट, आप टच कर रहे हो वो बंद हो रहा है, क्या उसमें कोई ग्रोथ हुई? नहीं, ग्रोथ नहीं, वो तो उसने लीव बंद करा, थोड़ी देर बाद फिर खोल लेगा, तो वो क्या है, वो मूवमेंट है नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। क्लियर है? दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। इस प्रकार से और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर कोई भी अगर कीड़ा वीड़ा बैठता है तो ऐसे बंद कर लेता है अपने मुंह को, और फिर उस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है, होते हैं ना ऐसे प्लांट। तो वो कौन सा है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। ठीक है तो ऐसे अपने दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, और साइंटिफिक टर्म्स के अंदर उन दोनों मूवमेंट्स को हमने नाम दे रखा है। पहला मूवमेंट है कौन सा, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं, नोट कर लेना भैया और थोड़ा सा अलर्ट पे आ जाओ, ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं भैया, नेस्टिक मूवमेंट। जल्दी नोट करें, जब तक थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, नोट करो जल्दी, बताओ कोई समस्या कोई समस्या? ग्रोथ से रिलेटेड है ट्रॉपिक, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है नास्टिक। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं, भैया डिफरेंस दिखा दो पहले ना, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर बोलते हैं कि डिफरेंस पूछा जाता है। पढ़ा रहा हूं ना मैं तुम्हें, टेंशन मतलब। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। अगर आपके रूट है, जो आपके रूट्स हैं प्लांट की, वो पानी ढूंढते समय नीचे तो जा सकती हैं, ऐसा तो नहीं है पहले वो ऊपर आ गई फिर नीचे चली गई, ऊपर आ गई नीचे चली गई, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यूनिडायरेक्शनल होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। जबकि जो नास हुआ फिर खुल गया, ऐसे बंद हुआ फिर खुल गया, तो उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। तो मतलब ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल, और ये है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। दूसरा देखते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला पॉइंट क्या है, मोर और लेस परमानेंट और इरिवर्सिबल। अगर रूट्स इंक्रीज हो गई तो क्या रूट्स डिक्रीज हो सकती हैं? क्या वापस से रिवर्स हो सकती है? नहीं। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। बट ये रिवर्सिबल होता है। प्लांट बंद हुआ था वापस खुल जाएगा, क्या बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि सन को देखकर तो ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही सनसेट हो जाता है वो बंद हो जाते हैं, तो अगली सुबह फिर खुल जाएंगे। तो ये क्या, टेम्पररी है। उसके अलावा क्या, फाउंड इन ऑल प्लांट्स, और कुछ ही प्लांट्स के अंदर मिलता है, आपको पता ही है। इसके अंदर क्या होता है, स्लो एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब रूट्स जो है वो धीरे 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 ग्रो होंगी, बट ये क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। जैसे कोई फ्लाई आकर बैठा उसने अपना मुंह बंद कर लिया, या फिर टच मी नॉट पे जैसे आपने टच किया वो ऐसे टेढ़ी हो गई, जो उसकी फ्लावर्स होती है वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? बताओ, एकदम समझ आ गया क्या है नास्टिक और ट्रॉपिक के अंदर, एकदम डिफरेंस समझ आ गया क्या?
आ गया क्या? जल्दी बताओ। अब टाइप्स पढ़ते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट के कौन कौन से टाइप्स होता है पहले वो पढ़ लेते हैं, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस पे सवाल आता है मुझे पता है, डिफरेंस आपको ढंग से याद करके जाने हैं। चलो कहां गया भैया, कहां गया, एक बार पहले पढ़ लेते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट को, उसके बाद हार्मोन्स पढ़ लेंगे फटाफट से। चलिए अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलेंगे और बस आप समझते चलो, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझोगे आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप एक चीज समझ लेना, ट्रॉपिज्म दो प्रकार के होते हैं, पहले आपको वो बता देता हूं। ट्रॉपिज्म जो है अपना, जो ट्रॉपिज्म है वो अपना कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। मतलब इमेजिन करो आपके जो रूट्स हैं वो पानी को ढूंढ रही है और पानी की तरफ जा रही है, पानी की तरफ जा रही है, मतलब उन रूट्स के लिए स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलस क्या है, पानी, और वो पानी की तरफ ही जा रही है। इसका मतलब क्या है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका जो प्लांट है वो सन की तरफ बेंड हो रहा है, जहां से सनलाइट आ रही है वहां बेंड हो रहा है, तो वो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। तो जब भी कोई चीज उसकी तरफ जाती है, मतलब सेम साइड में जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और इमेजिन करो आपकी कोई ऐसा प्लांट हो, इमेजिनरी एक ऐसा प्लांट जो कि पानी से अपोजिट जाए, उसकी रूट्स पानी से अपोजिट, मतलब उसकी जो रूट्स है वो पानी में नहीं जा रही, पानी अगर जहां पानी दिख रहा है उससे उल्टी तरफ जा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जैसे सनलाइट आती है ना, तो उनका जो जैसे ये मान लो उनकी स्टेम है, जैसे सनलाइट आई ना तो उनकी जो स्टेम है वो सनलाइट के अपोजिट साइड में बेंड हो जाती है, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। तो वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म में इतना डिफरेंस होता है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म वो होता है जहां पर आपका जो रिएक्शन है ना वो स्टिमुलस की तरफ हो, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और नेगेटिव ट्रॉपिज्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी से हो जाएगी, वरना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार प्रशांत भैया डेफिनेशन दिखा दिया करो, ऐसे मत क्या करो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर अदर है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है, तो क्या है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर, नेगेटिव पॉजिटिव एकदम क्लियर है। चलो अब टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो से समझ आ रहा है, वो ट्रॉपिज्म जो कि सनलाइट की वजह से हो रहा है, एकदम क्लियर। क्या इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पांस ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म भी दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स मूव करता है, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर अवे मूव करता है क्या कहलाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या इसमें मुझे कोई समझाने की जरूरत है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है, अगला क्या पॉइंट है, एक मिनट पहले देख लेते हैं अगला क्या पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, कहां गया, ये रहा। सेकंड है हमारा जियोट्रोपिज्म, सेकंड है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियो से आपको क्या समझ आ रहा है, जियो से मुझे समझ आ रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे, है ना, ग्रेविटी हमारे न्यूटन बाबा ने बड़ी हमें बहुत प्यारी चीज दी थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी दी थी। तो ग्रेविटी, अब देखो अगर कोई भी प्लांट ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो क्या करेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जबकि कोई प्लांट अगर ग्रेविटी के अपोजिट में जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। डेफिनेशन देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पांस टू द ग्रेविटी, मतलब अगर कोई प्लांट जो कि जमीन से ऊपर उग रहा है ना, अगर कोई ऊपर उग रहा है, ये जमीन है उससे ऊपर उग रहा है अपोजिट में, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बट बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जमीन के अंदर उगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं, तो वो क्या परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। याद रखना, जियोट्रोपिज्म का मतलब समझ गए। चलो अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है अपना केमोट्रोपिज्म। अगला अपना केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में कुछ नहीं होता भैया, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पांस ऑफ द केमिकल स्टिमुलस। अब देखो यहाँ पर बस जो स्टिमुलस है ना वो बदलता जा रहा है, पहले क्या था, स्टिमुलस लाइट, दूसरा क्या था मेरा स्टिमुलस अपना ये ग्रेविटी, तीसरे में क्या है, केमिकल। कोई भी केमिकल चेंज अगर प्लांट के अंदर हो रहा है, अगर वो केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उसके अपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस। अब तुम पूछोगे भैया प्लांट के अंदर कौन से केमिकल चेंज होते हैं, पोलन ग्रेन्स के बारे में सुना था, वैसे भी इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट पढ़ा तो था पोलन ग्रेन्स वगैरह के बारे में, केमिकल चेंजेस क्लास 9 के अंदर, याद है या भूल गए, ऐसे मत करो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से समझ आ रहा है पानी की तरफ, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पांस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड अपना ये हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, हाइड्रो पानी, पानी की तरफ तो अपना पॉजिटिव हाइड्रोजम, पानी के अपोजिट तो अपना नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट ट्रोपिज्म समझ लेना, लास्ट है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें बहुत बार सवाल पूछा गया है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है ना, तो बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते और यही आ जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मो एक ऐसा ट्रोपिज्म, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूं। द डायरेक्शन ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू द टच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहां पर स्टिमुलस क्या है, यहां पर स्टिमुलस है टच। एक एग्जांपल देता हूं, आपके घरों में या फिर अपने आसपास में मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट जिसकी ऐसे बेल सी होती है, तो अगर आप मनी प्लांट के पास में एक ऐसा डंडा सा रख दो तो मनी प्लांट क्या करेगा, उस डंडे की मदद से ऐसे 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 क्लाइंब करता जाएगा, देखा होगा, है ना। तो वो क्या है, वो यही है, वो है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। जब भी कोई अपना जो स्टिमुलस है ना वो टच है, जब भी अपना स्टिमुलस टच है तो इसका मतलब क्या है, वो है थिग्मोट्रोपिज्म। डेफिनेशन याद रखना, एक ऐसा मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, याद रख। वहां पर एक डंडा हमने रखा तो उस डंडे की टच की वजह से वो ऊपर मूव करता गया, डंडे की टच की वजह से तो मूव करा, उस जो हमने बीच में एक डंडा लगा दिया उसकी वजह से तो ऊपर मूव करा है, तो क्या है वो थिग्मोट्रोपिज्म। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, यहां पर हमारा जो ट्रोपिज्म है वो एकदम समाप्त हो जाता है। अब बात कर
लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेस्टिक मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया था, वो वाला मूवमेंट जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमारी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं थी। तो हमारे नास्टिक मूवमेंट भी ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट के भी दो टाइप होते हैं, मुझे पता है। तुम बोल रहे हो प्रशांत भैया इतना कैसे रटेंगे, थोड़ा ऐसा कुछ बता दो जो कि हम जल्दी से रट पाए। मुझे पता है तुम थोड़ा परेशान हो, बट देखो ये चीजें आप समझोगे ना, जैसे कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, नेस्टिक मूवमेंट और अपना ये ट्रॉपिज्म जो अपना अलग हो गया। नेस्टिक मूवमेंट में क्या हुआ, जिसके अंदर अपनी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, बट उसके अंदर अपनी ग्रोथ हो रही है। वो जो ग्रोथ हो रही है उसके मैंने अलग अलग पार्ट बता दिए, जिसके अंदर बस स्टिमुलस बदल रहा था। एक के अंदर स्टिमुलस आ गई थी सनलाइट, एक के अंदर वाटर, एक के अंदर केमिकल, एक के अंदर टच, ऐसे। अब हम बात कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेस्टिक मूवमेंट होते हैं दो टाइप के। पहला होता है हमारा थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक थिग्मोनेस्टिक अब थिग्मो से आपको समझ आ रहा है कि भैया थिग्मो शब्द तो सुना सुना सा लग रहा है, हाँ अभी सुना था। इसके अंदर स्टिमुलस क्या होगा, स्टिमुलस होगा टच। इसके अंदर स्टिमुलस होगा टच। तो बस इसके अंदर कोई और चेंज नहीं है, बस इसके अंदर नेस्टिक मूवमेंट होने वाला है। डेफिनेशन देख लेते हैं, देखो। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन विच इन द रिस्पॉन्स ऑफ द टच ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ तो नहीं हो रही, बट स्टिमुलस इसके अंदर भी टच ही है। इसका एक एग्जांपल याद रखना, जो कि टच मी नॉट प्लांट। जैसे आप उसको टच करते हो वो इधर उधर फैल जाता है, मतलब बंद कर लेता है लीव्स को, ठीक है। ये हमारा थिग्मोनेस्टी। और एक और होता है जो कि हमारा फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है, सिंपल वही सेम, वही सेम। एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ तो नहीं हो रही, बट इसके अंदर भी स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लेना, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। बस इसका एक एग्जांपल याद करना है। वैसे बहुत सारे ऐसे फ्लावर आते हैं ना, इन फ्लावर्स होते हैं, इनका कुछ नाम भी होता है। एनसीईआरटी के अंदर वैसे गिवन नहीं है कोई नाम, तो आपको नाम याद करने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं। अगर नाम गिवन होता तो हाँ आपको याद करना पड़ता, ठीक है। जहां पर हमारा प्लांट का मूवमेंट खत्म होता है, आप एक लास्ट चीज पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना समय हमारे पास बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके मैं मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा, मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ऊपर नहीं लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलो 10 मिनट और लूंगा बेटा, 10 मिनट, 10 मिनट। थोड़ा शांति बना लो यार, 10 मिनट नहीं रुक सकते यार। तुम कैसे कैसे छात्र बनोगे, तुम मेरे हैं कैसे स्टूडेंट हो, बताओ। थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया जाए क्या? हाँ यार थक तो मैं भी गया हूँ, है ना। थक गए ना, थक गए ना, है ना, थक गए ना, थक गए क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, थक गए क्या? ये जितने भी लोग हाँ लिख रहे हैं ना, थक गए हैं बेटा, लेक्चर से भगा दूंगा। थकने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं होता। जब यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो थक तो तुम नहीं सकते, ना मैं थकूंगा ना तुम थकोगे। जब तक पढ़ेंगे जब तक चैप्टर समाप्त नहीं हो जाए। और याद रखना, प्रशांत भैया की क्लास में जोश एकदम फर्स्ट क्लास रहना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एक चीज हमेशा याद रखना, जो लाइन में अपने हर एक लेक्चर में, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बोलता हूँ, ये एक ऐसी लाइन थी यार, जब मैं भी अपने थोड़े मुश्किल वाले फेज में था उस समय पर, ये लाइन मैं भी याद करता था। लाइन इस प्रकार है कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है। तो लाइन याद रखना, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आज शायद आपका मजाक उड़ा रहे हैं, शायद आपसे बोल रहे हैं कि यार तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगी, उनसे कुछ बोलो मत, उनकी तरफ मुड़ के देखो भी मत। बस अंदर से एक भावना रखनी है कि ठीक है यार तेरा समय है, तू बोल, जब मेरा समय आएगा मैं बोल, इतना याद। चलिए तो फिर से जोश के साथ और फिर से मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। मैं एक ऐसी टेबल लेकर आया हूं जिससे सारी कंफ्यूजन खत्म। देखो मेजरली आपके 4 से 5 टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है, प्लांट हार्मोन करते क्या है। तो प्लांट हार्मोन का जो काम होता है ना, वो 5 कैटेगरीज के अंदर मैंने डिवाइड कर लिया। बस आपको उतना ही याद करना है, उसके बाहर का याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो आ जाओ, और एमसीक्यू के अंदर सवाल बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखना ये 5 चीजें मैंने आपको लिखी, एक बार मेरे को पहले बताओ बोर्ड पे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं है? एक मिनट यार, थोड़ी और ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, आई गेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब बताओ क्लियर है क्या? हाँ अब सही है। चलो तो देखो 5 ऐसी चीजें जो कि हॉर्मोन्स आपके लिए प्लांट के अंदर करने वाले, क्या करने वाले हॉर्मोन्स, क्या चेंज लाएंगे प्लांट के अंदर। तो क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, प्लांट हॉर्मोन्स, वो करते क्या है, उनका काम क्या है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको 5 पॉइंटर्स याद रखना है। पहली चीज जर्मिनेशन, जो भी आपकी सीड होती है ना, जो आपकी नन्ही मुन्नी सीड होती है, उसको जर्मिनेट कौन कराएगा? हार्मोन कराएगा। उसके अलावा क्या है? ग्रोथ टू मैच्योरिटी, जो प्लांट जो बड़ा होगा ना उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा? हार्मोन कराएगा। तीसरा क्या है? फ्लावरिंग, प्लांट के ऊपर फ्लावर आएगा, वो कौन करवाएगा? अरे भैया हार्मोन कराएगा। तीसरा क्या है? फ्रूट डेवलपमेंट। चौथा फ्रूट डेवलपमेंट। और क्या अपना 5वां क्या है? एब्सेसिशन। अब ये इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये शब्द मुझे पता है, बच्चे बोलेंगे यार भैया ये याद नहीं हो पाता, इसको आप छोड़ो, इसको आप बस ऐसे याद कर लो कि जो ग्रोथ है ना उसको स्टॉप, इसका मतलब होता है ग्रोथ को स्टॉप करवाना, ग्रोथ को रोकना। क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार कि प्लांट के पास पानी नहीं है, मतलब जो रूट्स है वो पानी खींच नहीं पा रही, और प्लांट की अगर ग्रोथ हो समय पर अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो एक और काम होता है हार्मोन्स का, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कराना। और एक और काम होता है जो कि होता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब भी कुछ नहीं होता, अब यही मान लो ग्रोथ को स्टॉप कर, ठीक है। सीड डोरमेंसी मतलब होता है कि यार ये जो पहला पॉइंट था ना जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसको रोकना, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देना, ये भी अपने हार्मोन्स होता है, मतलब ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ग्रोथ को रोक देता है, आप इतना समझ लो, ठीक है। तो हमने 4-5 पॉइंट याद कर लिए, मेजर काम जो है हार्मोन के वो यही 4-5 है, याद रखना है, ये हमारे काम है
हार्मोन हमारे प्लांट के अंदर यही काम करेंगे। अगर सवाल आता है बस इन सबको एक्सप्लेन कर देना कि जर्मिनेशन कैसे जर्मिनेशन करता है या फिर ग्रोथ कैसे करता है, फ्लावरिंग कैसे करता है, इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। आगे थ्योरी में आपको दिखा दूंगा, बहुत थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत किताबें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन की। देखो अपने मेजरली जो होता है ना 5 प्रकार के अपने हार्मोन होते हैं। आई होप ये विजिबल है, आई होप ये विजिबल है, जल्दी बताओ विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लें, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लें, मुझे नहीं दिख पा रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है क्या? चलो बहुत सही। अब देखो 5 अपने हार्मोन होते हैं। इन हार्मोन के नाम आप एक दो बार याद करोगे हो जाएंगे। पहला क्या है? गिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये 5 याद रखने, एकदम दिमाग के अंदर बैठा लो। क्या है? गिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का क्या काम है। अरे इस टेबल को देखो, इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं गिबरेलिन की। अब गिबरेलिन क्या क्या काम करता है, यहाँ पर मैंने टिक लगा रखे हैं, यहाँ पर देखो मैंने टिक लगा रखे हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चों को दिख ही नहीं पा रहा, रुको यार ब्राइटनेस कमी करनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं दिख पाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया गिबरेलिन का क्या काम होता है, तो देखो गिबरेलिन का पहला काम क्या है? जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन गिबरेलिन करके देता है। दूसरा काम क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ भी कराता है। तीसरा काम क्या है? फ्लावरिंग। चौथा काम क्या है? फ्रूट डेवलपमेंट। बट ऐसे 2 काम है जो कि गिबरेलिन नहीं कराता। क्या है? ग्रोथ को रोकना। गिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को नहीं रोकता, ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे? सीड को भी जर्मिनेट कराएगा, ग्रोथ भी करवाएगा, फ्लावरिंग भी कराएगा, फ्रूट भी डेवलप करवाएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है मेरा ऑक्सिन। अब ऑक्सिन और गिबरेलिन एज सच वैसे दोनों सेम ही होते हैं, बट एक डिफरेंस है। गिबरेलिन जो होता है ना वो सीड को जर्मिनेट भी कराता है, नए पौधे को भी उगाता है, बट जो आपका ऑक्सिन होता है ना वो नहीं करता, वो ये काम नहीं करता, वो बाकी तीनों काम करता है, बस वो ये नहीं करता। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा है मेरा साइटोकिनिन। अब देखो साइटोकिनिन और जो ऑक्सिन है ना उन दोनों का काम एक जैसा है, उन दोनों का काम एक जैसा है, बस इनमें एक दो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी साइटोकिनिन भी ग्रोथ कराता है, फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एकदम आवाज सही आ रही है ना? ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? इथाइलिन। अब इथाइलिन का सिर्फ और सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है, याद रखना, इथाइलिन होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। आपने देखा होगा आम, सेब, ये सारे पके पके आते हैं आपके घर में, कैसे आते हैं? इथाइलिन की वजह से, इस हार्मोन की वजह से, इस गैस की वजह से। हार्मोन तो क्या है? गैस है एक तरीके की, इथाइलिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके फ्रूट्स को पकाता है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रूट्स की रैपनिंग में कौन काम आएगा? इथाइलिन। अब लास्ट है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? तो काम करेगा क्या? ग्रोथ को रोकने वाला, ग्रोथ को स्टॉप करने वाला। ये दोनों एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। बताओ, अब इतनी सिंपल टेबल से हमने 5 हार्मोन्स के फंक्शन समझ लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गिबरेलिन और ऑक्सिन में अपने कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस याद रखना, गिबरेलिन जो होता है वो जर्मिनेशन करता है, बट ऑक्सिन जर्मिनेशन नहीं करता। इस बात को अपने भेजे के अंदर घुसा लो। अब अगली बात आती है साइटोकिनिन और ऑक्सिन के अंदर डिफरेंस, वो मैं आगे बता देता हूं। चलो अब बात थोड़ी सी और डिटेल में कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। आई गेस ऑक्सिन का तो मैंने आपको समझा दिया, ऑक्सिन ग्रोथ वगैरह में बहुत काम आता है। ठीक है, ऑक्सिन का सारा काम ग्रोथ के अंदर होता है। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम, ये इन सब चीजों को छोड़ो, ये आपके कोई काम की नहीं है। कहां गया? कहां गया? गिबरेलिन। गिबरेलिन का मेन काम क्या है? गिबरेलिन का मेन काम होता है आपका सीड जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन होता है ना वो आपका गिबरेलिन का मेन काम होता है। इस चीज को आपको एकदम याद रखना है। यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, इसको भी पढ़ लेना। गिबरेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्वड मेनली इन शूट एक्सटेंशन। जो आपका जो शूट है ना, ये जो आपका जैसे ट्री होता है उसकी जो शूट होती है उसको जो बड़ा कराता है वो कौन कराता है? गिबरेलिन। याद रखेंगे कौन कराता है? गिबरेलिन। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन का जो मेन काम है ना, मेन काम मतलब वैसे सारे काम ऑक्सिन वाले सेम ही करता है, बट साइटोकिनिन का मेन काम क्या है वो हम नोट करेंगे। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। साइटोकिनिन प्रमोट द, उसका ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है? साइटोकिनिन हार्मोन। ये हार्मोन उसके ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो साइटोकिनिन के क्या मेन पॉइंट्स है? साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स सेल डिवीजन इन द प्लांट, आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। वो सब तो हमें पता है, मेन उसका ये है स्टोमेटा। ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर है। और उसके अलावा फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या? एब्सिसिक एसिड। इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, ये रोकता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम ग्रोइंग, ये रोक के रखता है। ये एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक अपना स्टार्टिंग का एक रह गया, आई गेस ऑक्सिन रह गया है ना। ऑक्सिन ने बताया ना मैंने आप लोगों को, एक मिनट ऑक्सिन की भी लाइंस पढ़ लेते हैं, कुछ मिस ना हो जाए। ऑक्सिन क्या है? अच्छा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, आई गेस तो आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, बट कोई इशू नहीं है, चलो काम चला लेंगे, है ना। क्या कहते हो डिजाइनर, ये जो पीपीटी जिसने बनाई है उसके 50 रुपए काट लेते हैं ना, 50 रुपए काट लेते हैं इस गलती के। क्या कहते हो? क्या कहते हो? काट लिया जाए? कमेंट में बताओ। है पीपीटी वालों के काट लिया जाएगा, हमारी जो कंटेंट टीम है उनके पैसे काट लिया जाएगा। उनको बोलेंगे भाई बच्चों को बहुत दिक्कत आई है तुम्हारे चक्कर में, बच्चे बहुत परेशान है, बच्चों की परेशानी नहीं देखेगी, 50 रुपए काट लेते हैं। ठीक है, चलो ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स क्या है? सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। ठीक है, तो अपना क्या है ना, ऑक्सिन मेजरली भैया ग्रोथ वगैरह का काम आता है। और क्या है? ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन कंट्रोल्स द प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रेविटी। ठीक है, मतलब जो आपका ऑक्सिन है ना वो कंट्रोल करता है कि जो प्लांट है ना उसका रिस्पॉन्स क्या होगा लाइट और ग्रेविटी के, मतलब कि ग्रेविटी को चीरते हुए प्लांट अपना ऊपर बढ़ेगा या फिर ग्रेविटी के साथ नीचे जाएगा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन कंट्रोल करता है कि भाई प्लांट ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, ये सारी चीजें ऑक्सिन के हाथ में होती हैं। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा क्या लिखा है? ऑक्सिन इज मेड बाय द सेल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जो आपकी जो टिप्स होती है ना, ये जो टिप्स होती है, जल्दी पूछ लो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट में कुछ नहीं है यार, ये जो टिप्स होती है ना, आपकी जो स्टेम मान लो या फिर आपकी जो रूट्स है, उनके जो टिप के जो सेल होते हैं ना, सेल उसी से ही ऑक्सीजन बन रहा होता है, उसी में ही होता है, मतलब मेजरली मान लो उन्हीं जगहों पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीजन आपकी ग्रेविटी और सनलाइट को कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो स्टेम के टिप पे और रूट के टिप पे होगा। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो कि आपका जो ऑक्सीजन होता है ना वो उन सेल्स के अंदर होता है जो कि टिप में होते हैं, स्टेम और रूट्स के। एकदम क्लियर, बताओ कोई समस्या हो तो बता दो। इथाइलिन क्या करता है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट, याद रहेगा, इथाइलिन रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रोथ कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो अपने ग्रेविटी और सनलाइट का जो रिस्पांस है उसको कंट्रोल करता है। गिबरेलिन क्या करता है? मेन क्या है उसका? जर्मिनेशन ऑफ सीड।
साइटोकिनिन, साइटोकिनिन और ऑक्सिन में डिफरेंस क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। चैट सेक्शन में आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी मेमोरी चेक कर ली जाए, जल्दी बताएं। और अपना लास्ट एब्सिसिक एसिड वो क्या करता है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है भैया बताएं यार जल्दी से। एब्सिसिक एसिड ऑब्वियसली बात है ग्रोथ को रोकता है, स्टॉप्स द प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग। ये है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है? एकदम क्लियर, सारे पॉइंट हो गए हमारे कवर। जल्दी बताएं, कोई अगर कोई भी समस्या इसमें आ रही है, तुम कह रहे हो प्रशांत भैया ये चीज वापस समझा दो, तो बता दो, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। ये मैंने आपको बता दिया था, साइटोकिनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, याद रखना, साइटोकिनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। पांचों के पांचों आपके हार्मोन जो पूछे जाते हैं मैंने पांचों करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? हाँ, अगर आपको स्कूल के पेपर में टीचर ही कोई अजीब सा पेपर बनाते हैं आपके प्री बोर्ड वगैरह में, तो वो एक अलग चीज है, बट बोर्ड में नहीं आता है। टीचर तो देखो, स्कूल के टीचर तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है, उसको हम रोक नहीं सकते। बता दो कोई और समस्या हो किसी भी हार्मोन में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो बता दो, वरना हम एंड करते हैं कि सारा हमारा हो ही जाए। हाँ, ट्रॉपिज्म हमने सारी चीजें पढ़ ली है, सारे ट्रॉपिज्म हो गए, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखना वो जो मैंने आपको मेजर बताए थे ना कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके मेन काम क्या है, वो याद रखना। ग्रोथ में काम आते हैं, ग्रोथ को रोकने में भी काम आते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं उसके जर्मिनेशन में भी काम आते हैं, उसके अलावा इसमें भी काम आते हैं, किसमें? मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसमें काम आते हैं। कौन सा आता है? साइटोकिनिन काम आता है। याद रखना सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। सवाल एमसीक्यू के अंदर आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम सीबीएसई वाले बच्चे हो तो तुम्हारे इस बार एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे, और एमसीक्यू का मतलब है थोड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे यहीं से बनते हैं, इसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है? चलो, तो बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी निकल गया है, ज्यादा बड़ा चैप्टर हो जाए उससे पहले आज के लेक्चर को, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलिएगा, फिर से जल्द ही हम दोनों के बीच में मुलाकात होगी। अगर आपको इस लेक्चर को आपको सीखने में मदद मिली है, मैं एक गोल के साथ चल रहा हूं, मेरा लक्ष्य है स्टूडेंट्स की मदद करना, एजुकेशन में थोड़ा बहुत बदलाव लाना, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके को बदलना। तो तुम्हें क्या करना है, अपने एक मित्र